All right. So, good morning. Good morning. आवाज आ रही है सबको? Very good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. So, बहुत अच्छी मॉर्निंग एक और हम सबकी. गुड मॉर्निंग. आज महाराष्ट्र में इट इज़ न्यू ईयर टाइम, यानी वो गुड़ी पाड़वा जिसे कहते हैं. आगे हम फेस्टिवल्स पढ़ेंगे तो वहाँ हमें पढ़ने मिलेंगी ये सब चीज़ें. सो ये आज एक फेस्टिवल है जिसे गुड़ी पाड़वा कहा जाता है महाराष्ट्र का. सो टुडे इज़ गुड़ी पाड़वा. और उसके साथ साथ बहुत अच्छे दिन पे आज हम सब फिर से मिले हैं. और आप लोगों में से कोई अगर कोड बोलना चाहे तो वो बोल सकता है. सो कोई कोड बोलना चाहता है? यस, कोई पॉजिटिव कोट या कुछ अगर कोई बोलना चाहता है तो ठीक, नहीं तो फिर यस यस ऑफ कोर्स. ओके, इफ यू कांट फ्लाई देन रन. ओके, वेरी गुड. हाँ, इफ यू कांट रन देन वॉक. इफ यू कांट वॉक देन क्रॉल. हाँ, बाय ऑल मीन्स कीप मूविंग. यस, वेरी गुड. मार्टिन लूथर किंग, वेरी नाइस कोट, वेरी इंस्पायरिंग कोट. देखिए, हमें एक चीज याद रखनी कि हमें रुकना नहीं है, सिर्फ चलते रहना है. अगर इफ यू कांट फ्लाई देन यू कैन रन. अगर आप नहीं उड़ सकते तो ठीक है, आपको चलना, भागना चाहिए, दौड़ना चाहिए. अगर आप नहीं भाग सकते, इफ यू कांट रन यू कैन वॉक. आप भाग नहीं सकते तो आप चलते रहिए. अगर आप वॉक भी, इफ यू कांट वॉक यू कैन क्रॉल. अगर आप चल भी नहीं सकते हो तो फिर क्रॉल करना सीखो, क्रॉल करते रहो. बट इन सब से एक ही चीज पता चलती है कि हमेशा मूव करते रहो, एक जगह पे खड़े मत रहो, कुछ ना कुछ करते रहो. यस, वेरी गुड और वेरी नाइस कोट. हमें हमेशा कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ करते रहना है, रुकना नहीं है. सिर्फ चलना है, सिर्फ चलना है और चलते रहना है, बट कभी भी रुकना नहीं है. सो एक बहुत पॉजिटिव और बहुत मोटिवेटिंग कोट के साथ आज हम शुरुआत करेंगे आज के लेक्चर की, जिसमें हम थिएटर को पढ़ेंगे. सो चलिए, मैं मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ. जब आपको मेरी स्क्रीन दिख जाए तो मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा. यस, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस, थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू. सो शुरुआत. हाँ, यस यस. गादी. उगादी. यस यस यस, या उगादी. यस, मैं वैसे हम जैसे फेस्टिवल्स पढ़ते थे जैसे सेलिब्रेट, यानी ये सब चीज़ें पढ़ते, उगादी कहते हैं तेलंगाना में. और तेलंगाना में भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है बहुत. तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश दोनों स्टेट्स में ये सेलिब्रेट किया जाता है न्यू ईयर करके ही. वैसे ही महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पाड़वा कहते हैं, उगादी कहते हैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना में. सो देखिए कितने कितने स्टेट्स में आज न्यू ईयर है. तो 3 स्टेट्स तो हमें पता ही चल गए जहाँ पे न्यू ईयर है. उसके अलावा और भी कोई है जिनके स्टेट में ये सेलिब्रेट किया जाता है? ओके, सो आज हमें 3 स्टेट्स यहाँ पे मिलते हैं जिन स्टेट्स में आज ये है. सो आप सबको मेरे तरफ से इस नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं. सो हैप्पी न्यू ईयर हम कहते ही है 31st को या फर्स्ट जनवरी को, बट आज भी हैप्पी न्यू ईयर जो भी है सभी को. बहुत अच्छा दिन है एंड इट इज़ वेरी गुड एंड न्यू डे. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. सो हम आर्ट एंड कल्चर वाले हैं तो हमें ये सब चीज़ें जोड़ के और हमें सब चीज़ें याद रखते हुए ही चलना चाहिए. दिन कौन से है, क्या इंपॉर्टेंस है कल्चर को लेके. यस, थैंक यू सो मच. आसाम में 13 तारीख से है न्यू ईयर. दैट्स बिहू. बिहू, यस, बिहू होगा आसाम में, अप्रैल में होता है. यस, तो आसाम में भी होगा न्यू ईयर. अभी एक्चुअली हार्वेस्टिंग और ये सब के जो टाइम होते हैं, जैसे जैसे सीजन्स आते हैं उस टाइम उस तरह से ये चलते रहते हैं सीजन्स वाइज, जो भी न्यू ईयर है और फेस्टिवल है. तो आसाम में भी होगा 13 अप्रैल से. क्या बात है, देखिए बहुत सारी जगह पे हमें देखने मिलते हैं अभी फेस्टिवल्स. ओके, उसके बाद हम आज के नए टॉपिक को शुरुआत करेंगे जो कि है इंडियन थिएटर. अब इंडियन थिएटर की अगर हम बात करें, सो इंडियन थिएटर में हमें
कुछ चीज़ें जाननी है। सबसे पहले थिएटर क्या होता है और ये सब वो आपको टेंशन नहीं लेना है। आज एक नया टॉपिक दिख रहा है जिसको इंडियन थिएटर कहते हैं। आज तक हम जो टॉपिक कवर कर चुके हैं उसमें आप जानते हैं हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए। सबसे पहले हमने आर्किटेक्चर वाला टॉपिक कवर, ये बड़े बड़े टॉपिक्स थे जो पहले कवर किए, अभी छोटे छोटे टॉपिक आते हैं। आर्किटेक्चर वाला, दूसरा जो हमने कवर किया वो पेंटिंग्स वाला, उसके बाद हम जो कवर करते हैं वो होता है डांस फॉर्म्स वाला, उसके बाद हमने कवर किया म्यूज़िक, उसके बाद हमने जो कवर किया, यस कोई बताना चाहेगा कौन सा? कल वेरी गुड, मार्शल आर्ट्स हमने कवर किया। देखिए ये सब, इसके अलावा आज इंडियन थिएटर करेंगे और इंडियन थिएटर के साथ और भी कुछ होगा, क्योंकि अभी जो टॉपिक्स बचे हैं वो छोटे छोटे बच्चे। अब आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 70% के ज़्यादा पोर्शन आपका कवर हो चुका है इन 5-6 टॉपिक्स में। आज आप 75% के आसपास पहुंच जाओगे। तो अभी छोटे छोटे टॉपिक्स बचे जो जल्दी जल्दी कवर होते हैं। ऐसा समझिए एक एक दिन में 2-2 3-3 टॉपिक कवर हो जाते हैं। सो चलिए शुरुआत करते हैं इंडियन थिएटर की। थिएटर की बात करें तो हमें तो बचपन से ही थिएटर से बहुत ज़्यादा लगाव रहा है, मुझे तो रहा ही है। जब भी मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ और कहीं स्टेज पे कोई नाटक या ड्रामा चल रहा है तो मुझे बहुत अलग सा इंटरेस्ट आता था। आई थिंक सभी बच्चों को आता होगा। सो आपको भी आता होगा, मुझे भी आता था और सभी को आता था। थिएटर की बात करें इंडिया में तो थिएटर ना हो तो फिर तो हम क्या ही बोले। सो थिएटर ये एक तरह से अगर देखा गया तो ये नाटक जिसे कहा जाता है, कहीं पे इसको ड्रामा कहते हैं, इस तरह से ये चीज़ें होती है। सो अगर हम देखें सो कुछ केव्स है जैसे कुछ जोगीमारा केव्स और ये सब है, वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सबसे पुराने जो थिएटर्स है वो उन केव्स में देखने मिले हैं। अब आपको एक बता देता हूँ कि ये थिएटर जो चला है इससे भी भरत मुनि का आपको पता है बुक, और भरत मुनि की बुक आज अच्छे से आप जानते हो। यस कोई बताएगा भरत मुनि की जो बुक है उसे क्या कहते हैं हम? वेरी गुड, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र जो है ये उनकी बुक है जिसमें कहीं पे डांस लिखा है, म्यूजिक लिखा है, सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिलती है। तो मुनि के नाट्य शास्त्र अच्छे से समझिएगा। देखिए स्टोरी बता रहा हूँ आपको। लॉर्ड ब्रह्मा जो है उन्होंने, अब देखिए वो कुछ बना रहे हैं। ही इज क्रिएटर, इज कंसिडर एज क्रिएटर। लॉर्ड ब्रह्मा जो है उनको क्रिएटर कहा जाता है। हिंदुइज्म की कहानी बता रहा है। वो क्या कर रहे हैं कि वो कोई यूनिवर्स बना रहे हैं, वो सब चीज़ें बना रहे हैं। जब वो बना रहे हैं तो बाकी जो भगवान है वो बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। अब उनका कुछ तो भी ऐसे टाइम निकल जाए, है ना, तो हम कह सकते हैं फॉर द पास्ट टाइम ऑफ द गॉड्स उन्होंने क्या किया कि चारों वेद को एक किया। चारों वेद को एक किया और एक नया वेद बना। ये वेद ठीक है, हालांकि ये वेद उन चारों वेदों के अलावा ऐसा अलग से 5 वेद है ऐसा नहीं कहा जाता, बट ऐसे कहानी कहती है कि ब्रह्मा ने एक नया वेद बनाया जिसे कहा जाता है नाट्य वेद। और नाट्य वेद के चलते इसमें ये चीज़ें लिखी गई कि किस तरह आप बैठे बैठे आप कोई मूवी देख रहे हैं, आप कुछ यूट्यूब पे देख रहे हैं। वैसे इन लोगों का क्या होगा, इनके पास तो मोबाइल्स नहीं थे, इनके पास टीवी नहीं थे, तो ऐसे ही पास टाइम हो इसलिए कुछ इस तरह से नाट्यवेद लिखा जिसमें नाटक और ये सब हम देख सकते हैं। अब हम कहेंगे कि ड्रामाटलर्जी हम कहते हैं। सो अब ड्रामा और ये सब नाट्यवेद में हमें देखने मिलता है। अब ड्रामा देखने मिला और उसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि ये जो नाट्यवेद है इसमें 10 टाइप्स ऑफ प्ले बताए गए थे। 10 टाइप्स ऑफ प्ले, या फिर हम कहेंगे ड्रामा, 10 टाइप ऑफ प्लेज हमें देखने मिलते हैं। और एक 1 एक्ट प्ले से लेके तो 10 एक्ट्स तक हमें सभी चीज़ें देखने मिलते हैं। और ये पूरे के पूरे लिखे गए हैं क्लासिकल संस्कृत या संस्कृत लिटरेचर में। ओके, सो ये हमें देखने मिलता है। कहानी इस तरह से थी ताकि भगवानों का टाइम निकल जाए, इसीलिए ये आई चीज़ें। और ये ऐसे कहने की चीज़ें, बट अगर देखा गया तो रियल में ये चीज़ें हमारे भी एंटरटेनमेंट की ही बन गई है। अब देखिए सबसे पहले आपको ड्रामा के बारे में बता दो। तो ये ड्रामा आया ऐसे, तो मैंने आपको ये बताया कि क्लासिकल संस्कृत थिएटर या क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर में लिखा गया है। तो यहीं पे हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो होगी क्लासिकल संस्कृत थिएटर की। जस्ट 1 मिनट। क्लासिकल संस्कृत थिएटर की हम यहाँ पे बात करेंगे। थिएटर, अब ये भी काफ़ी
फैक्चुअल सा पोर्शन है बट इंटरेस्टिंग भी है। यहाँ पे फैक्चुअल फैक्ट्स तो रहेंगे ही, अब फैक्ट्स तो रहना ही है, अब फैक्ट्स से तो हम बच नहीं सकते, बट ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी पोर्शन है, ये भी आपको बता देता हूँ। तो अगर हम बात करें क्लासिकल संस्कृत थिएटर की, तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम कहेंगे एक होता है रूपक, दूसरा होता है दृश्य काव्य और तीसरा होता है प्रेक्ष्य काव्य। अब अगर मैं बताऊं तो संस्कृत वर्ड जो है नाटक, ये नाटक वर्ड यूज किया जाता है। संस्कृत वर्ड नाटक जो है ये आया कहाँ से, ये आया है नाट, इस वर्ड से। नाट का मीनिंग होता है डांसर, आपको ये बता दो, नट, नट बोलते हैं ना, नट यानी डांसर, और वो व्यक्ति से रिलेटेड नाटक। अब नाटक जो होता है इसमें अगर 3 चीजें मैं बता दूं कि 3 वर्ड्स यूज करते हैं ड्रामा को डिस्क्राइब करने के लिए, एक होता है रूपक, एक होता है दृश्य काव्य, एक होता है प्रेक्ष्य काव्य। अब ये तीनों की अगर बात करें तो रूपक, दृश्य काव्य और प्रेक्ष्य काव्य, ऐसे 3 चीजें यहाँ पे कही जाती है। यहाँ पे 3 चीजें जो होगी ये कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि ड्रामा को डिस्क्राइब करती है। अब इसमें भी मैं आपको एक बता दूं कि देखिए, अब मेनली इन तीनों चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे पता चल रही होगी। अब यहाँ जब आपको पता चल रही होगी तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक रूपक, एक दृश्य काव्य, दृश्य यानी जो आप देख सकते हैं ऐसा कोई काव्य लिखा है। प्रेक्षक यानी हम कहेंगे कि लोग, ऑडियंस से रिलेटेड, और रूपक यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं जो भी एक्टिंग है और ये सबसे रिलेटेड ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इन तीनों चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, ये तीनों वर्ड डिस्क्राइब करते हैं ड्रामा को। और एंशियंट इंडिया की बात करें तो 2 तरह के ड्रामा हमें देखने मिलते हैं, एक होता है लोकधर्मी और दूसरा होता है नाट्यधर्मी। अब लोकधर्मी, लोक यानी लोग, लोगों से जुड़ा हुआ, यानी हम कहेंगे रियलिस्टिक डिपिक्शन होते हैं ऑफ डेली लाइफ। डेली लाइफ में जो भी चलता है, सपोज किसी के झगड़े चल रहे हैं, कुछ तो भी चल रहा है, इस तरह के इवेंट्स पे ड्रामा बनाए जाते हैं, उसको लोकधर्मी ड्रामा कहा जाता है, जिसमें लोगों से रिलेटेड है, डेली लाइफ से रिलेटेड है। दूसरा है नाट्यधर्मी। नाट्य यानी हम कहेंगे कि एक ये ऐसे प्ले होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा रियलिस्टिक नहीं लगते हैं। दीज वर कन्वेंशनल प्लेज विथ मोर स्टाइलाइज्ड नरेशन, है ना, तो नरेशन ऐसे रेगुलर वाले नरेशन नहीं लगते। अब यहाँ पे कैसा है कि हम आपस में अब जब बात करते हैं तो अलग लग रहा है, ड्रामा में जब बात करें तो अलग सुनाई आ रहा है। अगर हम जैसे नॉर्मली बात करें वैसे अगर ड्रामा में सुनाई दे रहा है तो वो लोकधर्मी हो गया। नाट्यधर्मी यानी ये कन्वेंशनल प्लेज है और यहाँ पे ज्यादा स्टाइलाइज्ड नरेशन होते हैं और ओवर्ट सिंबलिज्म होता है, बहुत ज्यादा ही अलग लगता है, ये रियलिस्टिक उतना लगता नहीं है। तो इस तरह से 2 तरह के ड्रामा हुआ करते हैं संस्कृत में। ये होने के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल देख ले अगर संस्कृत थिएटर के, तो इसमें सबसे पहले हम कहेंगे सरितपुत्र प्रकरण। सरितपुत्र प्रकरण ये अश्वघोष ने लिखा था। अश्वघोष जो थे ये लिखते हैं एक सरितपुत्र प्रकरण, और उसके साथ साथ आपको ये कह दूं कि ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल संस्कृत ड्रामा। और आपको ये भी बता दूं कि फर्स्ट एग्जाम्पल होने के साथ साथ ये जो हम कहेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल तो है ही है, और ये एक बहुत बड़े फिलोसोफर, ये 9 एक्ट प्ले रहा है। ये वैसे तो बहुत बड़े फिलोसोफर थे बट ये 9 एक्ट प्ले रहा है। यहाँ पे 9 लोग मिलकर इस ड्रामा को परफॉर्म कर रहे हैं, ये हमें देखने मिलता है। अब ये सब चीजें हैं, ये होने के साथ साथ आपको और भी कुछ चीजें मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कुछ लोगों के एग्जाम्पल्स दिए, जैसे कौन कौन से, ये सब अगर देखा गया तो ये सब राइटर्स है जिन्होंने ड्रामा लिखे और ये उनके ड्रामा के यहाँ नाम दिए हैं। सबसे पहले जैसे मैंने कहा सरितपुत्र प्रकरण ये अश्वघोष ने लिखा है, वैसे ही स्वप्न वासवदत्त ये भाषा ने लिखा है। भाषा जो थे इन्होंने लिखा है 3rd से 4th सेंचुरी BC के बीच में, ये हमें पता चलता है। ओके, उसके अलावा हम ये भी कहते हैं कि ये होने के साथ साथ मृच्छकटिका जो है ये शूद्रक ने लिखा हुआ है, शूद्रक ने लिखा है मृच्छकटिका। कालिदास ने लिखा है मालविका, अग्निमित्र, विक्रम उर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम, उत्तम रामचरित्र, उसके साथ साथ हम कहेंगे माधव महावीर चरित्र और मालती माधव ये लिखा है भावभूति ने। मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्ता ये लिखा है विशाखा दत्त ने। रत्नावली नागनंद प्रियदर्शी का लिखा है हर्षवर्धन ने। अब इनके बारे में थोड़ी सी आपके साथ इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप अगर आते हैं यहाँ स्वप्न वासव दत्त में जो भाषा ने लिखा है, तो ये जो है ये वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा कंसिडर किया जाता है, वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा। ये जो है ना भाषा,
ये मेनली एपिक्स पे ड्रामा लिखते थे। एपिक में ये ड्रामा लिखते थे रामायण के ऊपर, और दूसरा एपिक है हमारा महाभारत। ये रामायण और महाभारत के ऊपर ड्रामाज लिखा करते थे। इनका नाम है भाष्य। इन्होंने स्वप्न वासव दत्त लिखा हुआ है। ये सब संस्कृत में लिखे हुए ड्रामा है। फिर हम कहेंगे शूद्रक। अगर मैं शूद्रक की बात करूं तो शूद्रक ने यहाँ मृच्छकटिका लिखा हुआ है। मृच्छकटिका के बारे में थोड़ी सी, अगर मैं शूद्रक के बारे में थोड़ी सी बात करूं तो शूद्रक, ये शूद्रक के पहले जो ड्रामाज हुआ करते थे, ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखेगा जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से याद रखेगा। शूद्रक जो है, ही वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस, पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एक कॉन्फ्लिक्ट, इंट्रोड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट इन ड्रामा। ड्रामा में कॉन्फ्लिक्ट लाया था। कैसे? तो एक हीरो हुआ करती थी पहले ड्रामा में, और एक हीरोइन हुआ करते थे ड्रामा में। एक हीरो और एक हीरोइन के अलावा इन्होंने एक तीसरा व्यक्ति भी उसमें डाल दिया था, और इसको कहा जाता है एंटेगोनिस्ट। यानी हम जैसे विलन और ये सब कहते हैं ना, उस तरह का व्यक्ति भी डाल दिया था। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया था। पहले बढ़िया ड्रामा चलते थे, एक हीरोइन रहेगी, हीरो रहेगा, और उनके बीच में कोई स्टोरी चल रही है। इन्होंने एक नई चीज डाल दी शूद्रक ने, वो थी एंटेगोनिस्ट। और एंटेगोनिस्ट आने के कारण अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगे, विलन आने के कारण अब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगे। ऐसी चीजें शूद्रक ने की थी। तो मृच्छकटिका जो है ये शूद्रक ने लिखा हुआ है। और मृच्छकटिका का मीनिंग होता है द लिटिल क्ले कार्ट। ये स्टोरी है ऑफ अ लव अफेयर ऑफ यंग ब्राह्मण चारुदत्त एंड वेल्दी कोर्टेशन। तो हम कहेंगे कोर्टेशन के साथ उनकी लव स्टोरी, एक ब्राह्मण की, चारुदत्त की। तो ये सब चीजें यहाँ पे देखने मिलती है मृच्छकटिका में। सो ये है कुछ और भी। तो ये सब होने के साथ साथ आपको ये बता दूं कि अगले आते हैं कालिदास। कालिदास को कौन नहीं जानता? अगर संस्कृत प्ले का नाम आया तो कालिदास का नाम आएगा ही, लिटरेचर का नाम आया तो कालिदास का नाम आएगा ही। कालिदास जो थे, इन्होंने मालविका, अग्निमित्र, और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि विक्रम उर्वशी और अभिज्ञान शकुंतलम, ऐसे कुछ ड्रामा उन्होंने लिखे हैं। अब कालिदास जो है, ये इनके 3 मेजर प्ले है। इसके अलावा भी उन्होंने प्लेज लिखे, बट 3 मेजर प्ले जो है कालिदास के, वो ये 3 है। ये 3 के साथ साथ आपको यहाँ पे बता दूं कि मालविका अग्निमित्रम जो है, इसमें एक लव स्टोरी दी हुई है मालविका की, और मालविका, और दूसरा है अग्निमित्र का। अब अग्निमित्र कौन थे? अगर मैं यहाँ पे मालविका की बात करूं तो ये क्वीन जो थी, क्वीन, उसकी हम कहेंगे कि कोई दासी जैसे कि हम कह सकते हैं। और अग्निमित्र जो थे, ये पुष्यमित्र शुंगा डायनेस्टी वाले प्रिंस थे। पुष्यभूति शुंग जो थे, उनके ये पुष्यमित्र शुंग जो थे, उनके ये बेटे थे। इनके बीच की एक लव स्टोरी यहाँ पे बताई जाती है मालविका अग्निमित्र में। सो इस तरह से मालविका अग्निमित्र चलता था। अब मालविका अग्निमित्र होने के साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि हाँ, सॉरी, ये मालविका जो है वो हम ये नहीं कहेंगे दासी, हम ये कह सकते हैं कि वो एक अनमैरिड यंग गर्ल थी मालविका। और अग्निमित्र यानी पुष्यमित्र शुंगा के बेटे, उनके बीच की ये कहानी है। उसके बाद आते हैं विक्रम उर्वशी। ये विक्रम और उर्वशी के बीच की लव स्टोरी। अभिज्ञान शकुंतलम की अगर बात करें तो शकुंतला जो है, जो महाभारत में मेंशन है, उनके ऊपर ये कुछ कहानी कालिदास ने लिखी है। सो कालिदास ने ये 3 प्ले लिखे जो कि बहुत ज़्यादा फेमस माने जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें भावभूति की, तो भावभूति यहाँ पे लिखते हैं उत्तर रामचरितम, और हम कहेंगे महावीर चरिता और मालती माधवा। अब ये जो है, ये यानी हम कहते हैं उत्तर रामचरित। अब रामचरित मानस, ये एक तरह से हम कहेंगे कि राम की बायोग्राफी है, लॉर्ड राम की। बट लाइफ जो है राम की, वो बाद की कैसी थी जो उसमें नहीं दी है रामचरितमानस। वहां पे तो ठीक है कि यहाँ तक एक टाइम तक दी है। तो लेटर लाइफ ऑफ राम ये कहाँ पे दिया है? तो ये अगर पढ़ना है आपको तो ये भावभूति ने लिखे हुए उत्तर रामचरित में दिया हुआ है। इस तरह से उन्होंने कुछ चीजें लिखी, जैसे महावीर चरित्र और मालती माधव। विशाखा दत्त जो थे, उन्होंने मुद्र राक्षस लिखी, और देवी, इट इज वन ऑफ द सोर्सेस ऑफ मौर्यन हिस्ट्री, मुद्र राक्षस। और देवी चंद्रगुप्तम, ये 2 चीजें लिखी है। तो ये जो मुद्र राक्षस है, ये चंद्रगुप्त मौर्य इंडिया में पावर में किस तरह से आए, ये दिखाता है ये ड्रामा। तो ये विशाखा दत्त ने लिखा हुआ है। अगला हम कहेंगे रत्नावली नागानंद प्रियदर्शिका बाय हर्षवर्धन।
हर्षवर्धन एक रूलर थे, उसके अलावा खुद भी बहुत अच्छे राइटर थे, तो उन्होंने 3 प्ले लिखे हैं। रत्नावली, रत्नावली में एक जो किंग थे, किंग सेलोन के यानी आज का श्रीलंका, उनकी डॉटर यानी उनकी लड़की और किंग उदयन जो थे यहाँ के इंडिया के किंग, उनके बीच की यहाँ पे एक्सक्यूज मी लव स्टोरी दिखाई जाती है। अब इसमें मेंशन भी है होली, होली जो है ना इसका भी मेंशन है रत्नावली में। ये भी चीज आप याद रख सकते हैं, अगर रखना है तो। ऐसा बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है किसने क्या लिखा, इतना भी पता रहा तो काफी है। नागानंद जो है ये भी हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी कहानी है जिसमें दिखाया जाता है कि जो प्रिंस जिमुती वाहना है, जिमुती वाहना, वो अपनी खुद की बॉडी कैसे दे देते हैं एक सरपेंट के सैक्रिफाइस को रोकने के लिए, एक डिवाइन गरुड़ से। गरुड़ जो है वो सांप को खा रहे, बट वो कहते हैं कि आप मुझे खा लीजिए, उस सांप को छोड़ दीजिए। ऐसी कुछ चीजें यानी बुद्धिज्म से रिलेटेड ये लगती है नागानंद। जस्ट 1 मिनट। सो ये हो गई नागानंद। उसके बाद प्रियदर्शिका इन्होंने लिखी हुई है। तो ये प्रियदर्शिका जो थे, यानी हम कहेंगे कि उदयन और प्रियदर्शिका एक किंग की बेटी थी, उन दोनों का है यूनियन दिखाया है। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे ड्रामाज लिखे गए पहले संस्कृत के। अब संस्कृत के ड्रामा लिखे गए, ये सब ठीक है, ये सब फैक्ट्स है, काफी सारे फैक्ट्स के साथ साथ आपको ये बता दूं कि ये बहुत रिजिड है। संस्कृत ड्रामा जो है ना वो काफी रिजिड होते हैं, इसमें काफी रूल्स होते हैं। रूल्स काफी ज्यादा है। जैसे कि इसमें हम कहेंगे कि नाट्य शास्त्र जो है वो इस तरह से हमें बता, कहा क्लासिकल संस्कृत प्लेज जो है इट वर बाउंड बाय द फ्यू रिजिड कन्वेंशंस, जैसे हम यहाँ कह सकते हैं जनरली 4 to 7 एक्ट प्ले होता है ये, है ना। सो हम ये कहेंगे कि 4 से 7 लोग इसमें रहने ही चाहिए, ऑलवेज हैप्पी एंडिंग ही होनी चाहिए। आप कितने भी चीजें देखो, कितने भी ड्रामा देखो, संस्कृत ड्रामा आपको उसमें हैप्पी एंडिंग ही देखने मिलेगी। जैसे ग्रीक वालों की होती है हैप्पी एंडिंग, ग्रीक में भी हमेशा हैप्पी एंडिंग ही देखने मिलती है, वैसे संस्कृत में भी हैप्पी एंडिंग ही देखने मिलती है, जहाँ पे हीरो जीतता है, हीरो कभी मरता नहीं है। इस तरह से यहाँ पे हमें देखने मिलता है। उसके बाद प्रोटोगेनिस्ट जो है ये मेल होता है, यानी हम कहेंगे कि जो हीरो है वो हमेशा मेल ही होता है, कोई फीमेल यहाँ पे हीरो नहीं रह सकती या हीरोइन नहीं, यानी हम कहेंगे हीरोइन तो रहेगी बट मेन जो कैरेक्टर है वो मेल ही रहेगा। फीमेल को मेन कैरेक्टर, लीड कैरेक्टर नहीं बताया जाएगा, लीड रोल नहीं मिलेगा। वेल डिफाइंड ओपनिंग होती है। आपने देखी होगी इनकी ओपनिंग, उसमें कुछ रिचुअल्स होते हैं ओपनिंग में, फिर धीरे धीरे ड्रामा आगे बढ़ता है, इसको प्रोग्रेशन कहते हैं, और इसमें डेवलपमेंट होता है, पॉज होता है, कंक्लूजन होता है, बीच में ब्रेक भी होता है, पॉज। तो इस तरह से वेल डिफाइंड सब चीजें होती है संस्कृत में। वेल डिफाइंड है सब चीजें। तो यहाँ पे देखिए रिचुअल्स कैसे चलते हैं, मैंने बताया ना बहुत सारे रिचुअल्स, ऐसा होगा वैसा होगा। तो संस्कृत प्लेज में ऑलमोस्ट एक रिचुअल प्रोग्रेशन होता है, जैसे नंबर ऑफ प्री प्ले रिचुअल्स चलते हैं। यानी आपको ये बता दूं कि आज कोई ड्रामा है तो ड्रामा के पहले यानी प्री प्ले रिचुअल्स है कुछ इनके। प्री प्ले रिचुअल्स जो है वो प्ले के पहले कुछ प्रथाएं हैं वो चलती है, जैसे इसको पूर्व राग कहते हैं। मैंने आपको बताया था पूर्व राग और उत्तर राग, ऐसे 2 तरह के राग होते हैं। ओके, पूर्व राग जो है, कोई बता सकता है टाइमिंग क्या रह सकता है पूर्व राग का? 12, कौन सा 12? 12 PM to 12 AM। वेरी गुड। या फिर 12 AM to 12 PM, ये बराबर है कि या फिर वो है? बताइए कोई ये सब इसको एग्री, ये जो है ये आंसर को एग्री करते हैं सब, या फिर कोई इसमें कुछ चेंजेस करना चाहता है? हाँ, 12 AM to PM। ओके, 12 AM to 12 PM। तो ये एक हमें देखने मिलता है। सो ये हो जाता है, वो है पूर्व राग। अब पूर्व राग की अगर हम बात करें तो आपको ये तो पता ही चल गया है कि पूर्व राग क्या होता है और क्या नहीं। अब ये होने के बाद मैं आपको ये बता दूं कि ये बिहाइंड द कर्टेन चलता है। अब सपोज जस्ट इमेजिन वन थिंग कि आप यहाँ पे ड्रामा में बैठे हुए ड्रामा देख रहे हो, कर्टेन्स जो है वो बंद है। देखिए ड्रामा का मेन क्या था कि ऐसे कर्टेन्स खुलते थे। अब समझ जाइए कि जो कर्टेन है वो बंद है और पीछे से आपको कोई राग या म्यूजिक की आवाज आ रही है। ये आपने देखा अगर होगा कोई ड्रामा तो आपको ये पता होगा। सो पीछे से, पर्दे के पीछे से कुछ तो भी आवाज आ रही है। ये
इसके बाद एक सूत्रधार आता है। सूत्रधार यानी कुछ बताने वाला इंसान, जिसको हम कहते हैं स्टेज मैनेजर एंड डायरेक्टर। ही एंटर्ड द स्टेज विथ हिज असिस्टेंट्स, और असिस्टेंट्स आते हैं उनके साथ। असिस्टेंट्स के साथ साथ ये लोग व्हाइट कलर के कपड़े में आपको दिखते हैं। सबसे पहले वहां पे कोई मूर्ति रखी जाती है, कोई डाइटी रखे जाते हैं, उनकी पूजा होती है और उनसे फिर आशीर्वाद यानी ब्लेसिंग्स लिए जाते हैं। आफ्टर दैट एक लीडिंग लेडी आती है। देखिए मैंने क्या बताया सबसे पहले कि यहाँ पे प्री प्ले रिचुअल चल रहा है, फिर अचानक से एक व्यक्ति आते हुए दिखेगा जो कि व्हाइट कपड़े पहनते हैं। वो सूत्रधार होता है, जिसको स्टेज मैनेजर या फिर हम डायरेक्टर कहते हैं। वो स्टेज में आता है, स्टेज में आने के बाद वो पूजा करेगा और फिर हाथ जोड़ेगा। वो होने के बाद एक लीडिंग लेडी आएगी। एक लीडिंग लेडी आएगी और वो बताएगी टाइम एंड प्लेस ऑफ द प्ले वॉज अनाउंस्ड बाय सूत्रधार, है ना। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एक लेडी रहेगी, तो लेडी वॉज समन्ड, एक लेडी को बुलाया जाएगा, एंड द टाइम एंड प्लेस ऑफ द प्ले वॉज अनाउंस्ड बाय द सूत्रधार। He also gave brief introduction of the playwright। पहले ऐसे एड और ऐसे सबके लिए सोर्सेस नहीं थे, तो फिर ऐसा चलता था। इसलिए संस्कृत ड्रामा में ये देखने मिलता था कि फिर सूत्रधार आएंगे, फिर वो किसी लीडिंग लेडी को बुलाएंगे और फिर अनाउंस कराएंगे टाइम और प्लेस, और उसके साथ साथ अगला जो अभी जो ड्रामा होने वाला है उसमें क्या क्या होगा, क्या क्या देखने मिलेगा। जैसे आप ट्रेलर्स देखते हो, आजकल तो आपको ट्रेलर यूट्यूब पे और ये सब पे मिल जाते, बट पहले नहीं मिलते थे ना, तो इस तरह से चलता था। जो थिएटर होता है, इस पर भरत कुड एकोमोडेट अराउंड 400 पर्सन, इसमें 400 लोग रह सकते थे, और ये 2 स्टोरेड होता था। अब ये अच्छे से देखिएगा 2 स्टोरेड कैसा। सो यहाँ पे देखिए, एक नीचे एक फ्लोर होगा ड्रामा में और ऊपर एक फ्लोर होगा। अब अपर फ्लोर जो होगा वो समझ जाए भगवान और ये सब रहते हैं, वो दिखाने के लिए, और नीचे जो होगा दैट इज टेरेस्ट्रियल स्फीयर, ऊपर का सेलेस्टियल स्फीयर। अब यहाँ पे हम लोग हैं, नॉर्मल लाइफ चल रही है, तो ऊपर के जो लाइट होंगे ये बंद हो जाएंगे, ऊपर के लाइट बंद होकर आपको सिर्फ नीचे का दिखेगा। फिर अचानक से कोई कुछ भगवान को बोल रहा है, फिर भगवान किसी का कुछ सुन रहे हैं। अब भगवान किसी का कुछ सुन रहे हैं तो ये नीचे का पूरा अंधेरा हो जाएगा और ऊपर की चीजें यहाँ पे दिखाई जाएगी। तो फिर बाद में फिर गॉड दिखाए जाते हैं और कभी कभी नीचे की लाइफ दिखाई जाती है। ऐसे 2 फ्लोर यहाँ पे देखने मिलते हैं। अगर आपने कभी देखा होगा तो आपको ये पता होगा। बट कर्टेन का यूज किया जाता है, कर्टेन का यूज करते हैं ड्रामा में क्योंकि कुछ चीजें आपको इंटेंसिफाई करे इम्पैक्ट ऑफ प्ले। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि अगर मैं कोई फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कोई गिफ्ट किसी को दे रहे हो तो उसको रैप कर रहे हो। अगर आपने रैप इसीलिए किया है क्योंकि कुछ सरप्राइज रहे, उसको पता ना रहे कि अंदर क्या है, वैसे ही ड्रामा का जो स्टेज है उसमें पर्दे लगाए जाएंगे, कर्टेन्स लगाए जाएंगे, ताकि आप में एक्साइटमेंट बढ़ते रहे कि अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। सो इस तरह से कर्टेन्स जो है इसको यूज किया जाता है टू इंटेंसिफाई द इम्पैक्ट ऑफ प्ले। ये भी कुछ चीजें हमें यहाँ पे पता चलती है। तो ये कर्टेन यूज करना ये बहुत ही कॉमनली देखा जाता है ड्रामा में। अगर मैं आपको बोलूँ ड्रामा इमेजिन करो तो आपको सबसे पहले कर्टेन खुलते हुए ये इमेजिन होगा, फिर अंदर ड्रामा चल रहा है ये इमेजिन होगा। सो ये सब इनके रिचुअल्स है। तो इतने रिचुअल्स करते बैठना पड़ता था। जब संस्कृत प्ले चलते थे तो कैरेक्टर्स भी होते थे संस्कृत प्ले में। अब कैरेक्टर्स देखो कौन कौन से थे। नायक हुआ करता था जिसको हीरो कहते हैं, जो कि जनरली मेल ही हुआ करता था। हीरो जो है में ऑल्सो भी प्रतिनायक, जिसको एंटेगोनिस्ट कहा जाता है, जैसे रावण, दुर्योधन, ये भी हो सकते हैं। अब मैंने आपको जैसे बताया कि एंटेगोनिस्ट ये भी हो सकता है। एंटेगोनिस्ट को सबसे पहले जिसने लाया था उनका नाम आपको अभी अच्छे से पता है, वो है शूद्रक। शूद्रक ने इन्हें लाया था प्रतिनायक को, एंटेगोनिस्ट को, जैसे रावण, दुर्योधन। अब रामायण चल रहा है तो रामायण में राम है और सीता है और बीच में रावण भी है। अगर हम कहेंगे कि हम महाभारत देखें तो महाभारत में द्रौपदी है, 5 पांडव है, अर्जुन है, भीम है, नकुल सहदेव है, युधिष्ठिर है, और इनके अलावा वहां पे एक दुर्योधन भी है। सो ये कुछ चीजें हमें पता चलती है कि इस तरह से एक एंटेगोनिस्ट या एक विलन उसमें आ जाता था। नायिका की अगर बात करें तो वो हीरोइन होती है और हीरोइन जनरली फीमेल ही होती है। विदूषक का एक वहां पे रोल होता था, यानी कैसा कि अब ड्रामा बहुत सीरियस चल रहा है तो बीच में थोड़ा सा लोगों को सीरियसनेस थोड़ा उनके जो ये बन चुके मूड एकदम ज्यादा सीरियस हो गए तो फिर उनको कुछ बीच में कॉमेडी कुछ एक पार्ट डाल देना। उसके लिए एक विदूषक होता है जिसका कॉमिक कैरेक्टर कहते हैं। ट्रेडिशनली वो हम कहेंगे कि प्राकृत बोलता था, बाकी जितने भी वो संस्कृत बोलता है। जो कॉमेडी वाला पार्ट है वो प्राकृत में होता था और जो पूरा ड्रामा चलता था वो संस्कृत में चलता था। इस तरह से कैरेक्टर्स रहे हैं संस्कृत प्ले में। संस्कृत प्ले में कैरेक्टर रहने के साथ साथ अब
अब मेन चीज ये है कि ये डिक्लाइन क्यों हो रहा है। इन चीजों को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि डिक्लाइन क्यों हो रहा है। देखिए, डिक्लाइन होने का सबसे मेन रीजंस जो है, उसमें कुछ रीजंस ऐसे हैं, मैं देखिए सबसे पहले आपको कुछ मेन रीजंस बता देता हूं कि लोगों का इंटरेस्ट जो था वो पोएट्री की तरफ ज्यादा जाने लगा। लोगों ने बोला कि नहीं, ड्रामा से अच्छा अब हम पोएट्री सुनना पसंद करते हैं, उसको ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलने लगी। दूसरी बात, बहुत रिजिड दिख रहा है। देखिए रिजिड कितना है, अब रिजिड इतना है कि यहाँ बहुत ही रेस्ट्रिक्शंस है। अगर मैं 4 to 7 एक्ट प्ले ना रखते 1 एक्ट प्ले रखना चाहूंगा तो नॉट अलाउड। मैं अगर हैप्पी एंडिंग नहीं सैड एंडिंग रखना चाहूंगा तो नॉट अलाउड। अगर मैं प्रोटोगनिस्ट जो है उसको मैं मेल फीमेल रखना चाहता हूँ, तो मैं लीड कैरेक्टर ही फीमेल दिखाना चाहता हूँ तो नॉट अलाउड। वेल डिफाइंड सब चीजें होनी चाहिए, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा प्री प्ले रिचुअल, सूत्रधार, ड्रेस्ड इन व्हाइट, लीडिंग लेडी, टू स्टोरीड नहीं होगा तो फिर मैं संस्कृत ड्रामा नहीं लिख सकता। इसीलिए लोगों ने फिर दूसरे चीजों पे ड्रामा लिखने शुरू किए और देखा गया तो इसकी पॉपुलैरिटी कम होने लगी मासेस में। जैसे मैंने आपको ये भी बता दूं कि जो बाकी लैंग्वेजेस जैसे पाली और प्राकृत, ये लैंग्वेजेस तब ऐसी थी जो एक कॉमन मासेस भी समझ सकते थे, जबकि संस्कृत जो थी ये ब्राह्मण से समझ सकते थे। तो अब नॉर्मल लोगों के लिए भी ड्रामा बनाना है तो फिर पाली या प्राकृत में लिखना पसंद किया लोगों ने, इसलिए संस्कृत ड्रामा जो है ये जाते गया। और आखिरी एक रीजन हम ये कह सकते हैं कि कुछ मुगल्स या फिर दिल्ली सल्तनत यानी कुछ मुस्लिम रूलर्स आए, जिस कारण डांस और म्यूजिक ज्यादा पॉपुलर हो गया, क्योंकि वो जो रूलर्स थे उनको डांस और म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्ट था एज कम्पेयर टू ड्रामा। सो वहां पे ड्रामा चाहने लगा और आने लगे डांस, आने लगे म्यूजिक। तो म्यूजिक डांस ये हमें देखने मिल जाता था, जिसको हम कहते हैं मुगल के टाइम पे या फिर दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। इसीलिए ये पूरा डिक्लाइन कर गया है ना। तो मैंने जैसे कि बताया, डाइवर्स टूवर्ड्स पोएट्री, रिजिड ऑर्थोडॉक्सी, लॉस्ट पॉपुलरिटी अमंग मासेस, है ना, क्योंकि ये उसके बाद हम कहेंगे रिलीजियस स्पीयर ब्राह्मण्स के लिए, वाइल अदर पाली एंड प्राकृत टुक इट्स प्लेस। उसके बाद एडवेंट ऑफ मुस्लिम रूलर, जिसमें डांस एंड म्यूजिक गेन पैट्रोनेज। ये चीजें हमें देखने मिली। जैसे हमने क्लासिकल म्यूजिक देखा, क्लासिकल हमने डांस देखा, उसमें मुस्लिम रूलर्स के वक्त ये ज्यादा बड़ा हुआ हमें दिखाई देता है। सो ये है हमारे संस्कृत ड्रामा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, क्लासिकल संस्कृत थिएटर। अब हमें जो मेन देखना है वो है फोक थिएटर। अब तक यूपीएससी या किसी भी एग्जाम में देखा गया है कि फोक थिएटर पे काफी बार क्वेश्चन पूछे उन्होंने। अब वो भी मेंस में ही, प्री में एक भी बार अब तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मेंस में क्वेश्चन पूछा और बहुत 2-2 3-3 लाइन लिखने वाले ही क्वेश्चन पूछे। कि अब यहाँ पे क्या किया उन्होंने कि एक जैसे 2011 में उन्होंने क्या किया कि राइट, हम कहेंगे ईच, राइट अ सेंटेंस, सिर्फ एक ही सेंटेंस लिखने बोला, राइट अ सेंटेंस ईच, हम कहेंगे ऑन एनी फाइव ऑफ द फॉलोइंग इंडियन थिएटर फॉर्म्स। एक एक सेंटेंस ही लिखने बोला। ऐसा ये हमेशा पूछते हैं। एक बार उन्होंने यक्षगन जो है, यक्षगन, इसके ऊपर अब तक राइट अबाउट यक्षगन, ये बहुत ज्यादा वर्ड्स में नहीं, थोड़े से 50 वर्ड्स के आसपास के इसमें, इसके ऊपर 2007 में, 2005 में और 1995 में 3 बार यक्षगन के ऊपर ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा लिखने के लिए, राइट अबाउट यक्षगन। उसके अलावा इन्होंने ये भी ऐसे क्वेश्चन वो पूछते रहते हैं कि राइट अ सेंटेंस ईच, और 5-6 ऑप्शन दे देते हैं, उसमें से 5 पे आपको ये लिखने होते हैं। इस तरह की हमें कुछ चीजें यहाँ पे पता चलती है। यक्षगन, फोक थिएटर। चलिए फोक थिएटर जो है इसको जानने की कोशिश करते हैं। फोक यानी आपको पता है, फोक यानी किससे रिलेटेड और किससे नहीं, ये भी पता है, बट वहां जाने के पहले आपको एक और चीज बता दो, दैट इज कुटियाट्टम या कुडियाट्टम। आज भी ओल्डेस्ट कंटिन्यूइंग फॉर्म थिएटर्स है वो है कुडियाट्टम। कुडियाट्टम बहुत पुराना है। अगर हम कहेंगे तो 10th सेंचुरी एडी से केरला में चल रहा है और आज भी चलते ही रहता है। कंप्लीटली जो रूल लिखे है उसके ही अकॉर्डिंग चल रहा है आज केरला में। ऐसा एक प्ले है कुडियाट्टम। तो कुडियाट्टम एक प्ले है, इतना तो भी याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कुडियाट्टम क्या है, क्योंकि कुडियाट्टम आज भी चलता है। तो वहां लिखा जा सकता है डांस फॉर्म है, ये है, वो है, तो वहां याद रखेगा ये एक थिएटर है, ऐसा है। उसके बाद फोक थिएटर। फोक थिएटर यानी आप लोगों से जुड़े हुए कुछ थिएटर, जिसको कहते हैं फोक थिएटर।
चलिए कुछ फोक थिएटर्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। फोक थिएटर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है जिसमें रिचुअल थिएटर्स है, थिएटर ऑफ एंटरटेनमेंट है और साउथ इंडियन थिएटर है। यहाँ साउथ इंडियन थिएटर्स को अलग से रखा है। रिचुअल थिएटर जो है इसमें अंकिया नाट है, रामलीला है, रासलीला है, भूत है, रम्मन है। थिएटर ऑफ एंटरटेनमेंट में देखा तो भावई है, दश कठिया है, गरोड़ा है, जत्रा है, करियला है, माच, नौटंकी, ओजापल्ली, पांडवानी, पोवाड़ा, स्वांग, तमाशा, विल्लूपट्टू, भांड पतेर, भावना, दशावतार और भांड, ऐसे हमें देखने मिलते हैं। फिर साउथ इंडियन थिएटर में है तो यक्षगन, बुर्रा कथा, पगटी वेशालू, बयालता, तालमड्डले, थेयम, कृष्णअट्टम, कुरुवंजी, ये होते हैं। सो मैं यहाँ पे अगर हम इस सबकी अगर बात करें तो देख लेते हैं, इन सब के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं जो हमारे लिए बहुत काम की होगी। सो चलिए अंकिया नाट से शुरू करते हैं। अंकिया नाट जो है ये वन एक्ट प्ले है ऑफ आसाम। आसाम में ये वन एक्ट प्ले यानी एक ही व्यक्ति इसे परफॉर्म करता है अंकिया नाट को, और ये जो चलाया है इसकी शुरुआत की है फेमस वैष्णव सेंट शंकरादेव ने। शंकरादेव की अगर बात करें तो आपको 2-3 चीजें इनके बारे में अच्छे से पता ही है। जैसे एक क्लासिकल डांस फॉर्म है जो इनसे जुड़ा हुआ है, वो डांस फॉर्म का नाम आप मुझे बताओगे? सत्रिया डांस, वेरी गुड। सत्रिया डांस होने के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो लिखते थे इसे बोरगीत कहते थे, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। अब ये सब चीज़ें हैं तो ये फेमस वैष्णव संत जो थे शंकरादेव, उन्होंने शुरू किया और उनके एक डिसिपल यानी उनके शिष्य रहे जिनका नाम था माधव देव। माधव देव ने मिलके इसको शुरुआत किया। इसका थीम एक ही रहता है, लॉर्ड कृष्ण की लाइफ, इंसिडेंट्स फ्रॉम लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्ण। लॉर्ड कृष्ण के लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं उसके ऊपर ये नाटक करते हैं, इसके ऊपर ये ड्रामा करते हैं। प्ले जो होते हैं इसके लिखने की जो लैंग्वेज है वो असमीज मैथिली मिक्स लैंग्वेज होते हैं जिसे ब्रजावली कहते हैं। अगर असमीज और मैथिली को आप मिक्स कर देते हैं तो लैंग्वेज बन जाती है ब्रजावली। सो ये है पहला डांस जिसे कहते हैं अंकिया नाट, जो कि आसाम का है। आसाम का होने के साथ साथ दूसरा अगर हम देख रहे हैं यहाँ तो वो है रामलीला। रामलीला की बात करें तो देखिए यहाँ पे हम एक चीज यहाँ देख सकते हैं कि रामलीला जो है ये यूपी में चलता है, ये तो आपको अच्छे से पता ही है। इसमें रामायण की स्टोरी बताई जाती है, तो दशहरे के पहले ये नाटक चलते हैं, तो पीरियड बिफोर दशहरा रामलीला चलती है। और रामलीला दशहरे के दिन भी आप देख सकते हो कि पूरा एक ड्रामा चला और आखिरी में श्री राम जो थे उन्होंने जो बाण है उससे रावण को मार दिया, और रावण को मारने के बाद वहां पे रावण जल जाता है। तो ये बहुत ही कॉमन एक सीन आप देखते आ रहे हो पहले से, उसी को रामलीला कहते हैं। जनरली परफॉर्म बाय मेल एक्टर्स, इवन जो फीमेल का रोल कर रहे हैं वो भी मेल एक्टर ही होते हैं। फीमेल रोल्स भी मेल एक्टर ही परफॉर्म करते हैं। जैसे सीता जो है ये भी हम कहेंगे कि मेल एक्टर ही उसका रोल प्ले कर रहे हैं। यह है रामलीला जो कि यूपी की है। उसके बाद आते हैं रासलीला। जैसे रामलीला थी राम की, वैसे रासलीला है कृष्ण की, और यहाँ पे लव स्टोरीज बताई जाती है कृष्ण और राधा की रासलीला में। पॉपुलर मेनली इन द रीजन ऑफ गुजरात एंड सम पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। इवन हम कहेंगे कि यूपी में भी आपको रासलीला देखने मिल सकती है। तो गुजरात, नॉर्थ इंडिया के यूपी या फिर काफ़ी सारे जगह पे आजकल रासलीला देखने मिलती है। तो रासलीला गुजरात एंड नॉर्थ इंडिया के पार्ट का एक हिस्सा, बट मेनली हम कहेंगे गुजरात। गुजरात की रासलीला के बाद आते हैं भूत आराधने। भूत आराधने जो है ये होता है कर्नाटक का। कर्नाटक के कोस्टल रीजन में आज भी है, जिसमें पूजा की जाती है जो हमारे एंसेस्टर्स की डेट हो चुकी है उनकी। सो हम ये कहेंगे कि भूत आराधने मीन्स, भूत मीन्स स्पिरिट, ये तो आपको पता ही है। स्पिरिट, आत्मा जो भी होगी आपके पूर्वजों की, वो इज अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग डिवाइन बींग्स, जैसे कि हम कह सकते हैं एंसेस्टर, या फिर हम कहेंगे अलग अलग अवतार हिंदू गॉड्स के। ये होने के साथ साथ एक कर्नाटक में चलता है। और भूत आराधने जो है ये आराधना यानी वर्शिप करना, तो भूत की वर्शिप करना, ये इस तरह से आपको देखने मिलता है। इसके बाद हम जो आते हैं वो है रमन। रमन की अगर बात करें तो यूके उत्तराखंड का है और गढ़वाल रीजन का है उत्तराखंड में।
ये भूमियाल देवता के लिए होता है, यानी भूमियाल यानी इनके लोकल डाइटी है। भूमि यानी आपको पता ही है लैंड से रिलेटेड रहेंगे, तो यहाँ पे देखिए लैंड से रिलेटेड यहाँ पे कुछ आपको देखने मिल रहा है इस ड्रामा में। सो लोकल डाइटी के लिए, और इस लिस्टेड इन द यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करने वाला एक थिएटर है। पीपल जो होते हैं यहाँ पे जो परफॉर्म कर रहे हैं भंडारी कास्ट के होते हैं, जो अलग तरह के मास्क पहनते हैं, जैसे कि नरसिम्हा अवतार वाले ज़्यादातर देखने मिलते हैं। नरसिम्हा, नर मीन्स हाफ मैन और सिम्हा मीन्स हाफ लायन, तो लायन भी है और मैन भी है, ऐसा रोल जो है वो नरसिम्हा का अवतार होता है जो हमें यहाँ पे देखने मिलता है। सो नरसिम्हा अवतार ये विष्णु जी का अवतार था, और रमन जो होता है ये यूके के लोग परफॉर्म, यूके यानी उत्तराखंड के लोग परफॉर्म करते हैं। उसके बाद भावई, भावई की बात करें तो ये भी गुजरात का है। भावई अब गुजरात का दूसरा हमें देखने मिल रहा है जो कि आ गया है भावई नाम का। अब भावई नाम का एक गुजरात में जो देखने मिलता है वो भी किस तरह का है ये बता देता हूँ। दिस इनकॉर्पोरेट्स एन एक्सटेंसिव यूज ऑफ डांस टू नरेट सीरीज ऑफ स्मॉल प्लेज, है ना। तो यहाँ पे मेनली वही है कि छोटे छोटे प्लेज होते हैं और उन सबको नरेट करने के लिए यहाँ पे डांस किया जाता है। डांस के थ्रू यहाँ पे स्टोरी बताई जाती है। थीम जो है ऑफ द प्ले जनरली रोमांटिक, और रोमांटिक के साथ साथ बैलेंस करते हुए दिखते हैं नंबर ऑफ अर्थन पॉट्स या फिर ब्रास स्पीचर्स अपने हेड पे, ये हमें भावई में देखने मिलता है। सो भावई ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फोक थिएटर है गुजरात से, तो ये हमें यहाँ पे पता चलता है। इसमें जो म्यूजिक होता है डांस में वो सेमी क्लासिकल म्यूजिक होते हैं, सेमी क्लासिकल वाले, क्लासिकल वाले नहीं, सेमी क्लासिकल म्यूजिक आपने देखे ये कौन कौन से होते हैं, तो उन सब के ऊपर यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। भावई के बाद आते हैं दश कथिया। अगर दश कथिया की बात करें सो ये फॉर्म ऑफ पॉपुलर फोक थिएटर है ओडिशा का। इसमें दो नरेटर्स होते हैं, देयर आर टू नरेटर्स, स्टोरी बताने वाले दो लोग होते हैं। एक होता है गायक जो कि चीफ सिंगर होता है, और एक होता है पालिया जो हम कहेंगे को नरेटर होता है, जो यहाँ पे इनके साथ कुछ बोल रहा है, और एक है यहाँ पे सिंगर जो होते हैं गायक। इसके साथ आपको ये भी बता दूं कि इट इज एम्कम्पनीड बाय ड्रामेटिक म्यूजिक ना, कंपोज बाय वुडन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसे कठिया कहा जाता है। काठिया कहने के कारण इसको दश काठिया ऐसा वर्ड यहाँ पे मिला हुआ है। और इसकी स्टोरी जो होती है ये लॉर्ड शिवा से रिलेटेड स्टोरीज हमें देखने मिलती है दश काठिया में। अब ये हो गया दश काठिया ओडिशा का। ओडिशा के बाद हम आते हैं गरुड़ा। गरुड़ा की अगर बात करें तो गरुड़ा नाम की एक ब्राह्मण कम्युनिटी है गुजरात की, तो ये एक और पॉपुलर आर्ट फॉर्म देखने मिल रहा है आपको गुजरात का, जिसे कहा जाता है गरुड़ा। अगर गरुड़ा की दूसरी बात हम देखें सो आपको ये भी बता दूं यहाँ पे कि ये जो गरुड़ा है ये यहाँ पे पेंटेड पिक्चर्स का यूज करते हैं, यानी हम कहेंगे कि ये ड्रामा करते हुए पेंटेड पिक्चर्स होते हैं और पिक्चर्स दिखा दिखा के स्टोरीज बताई जाती है ना। रोमांस या वैलर की जो स्टोरीज है वो हम कहेंगे कि पिक्चर दिखा दिखा के बताते हैं। अब इस तरह से ये कुछ चीज़ें हमें देखने मिलती है, और हम कह सकते हैं कि वैलर यानी आपको पता ही होगा ना कि जैसे कि हिम्मत जो होती है, जब आप किसी डेंजर इसमें फंस गए फिर भी आप कोई हिम्मत दिखा रहे तो उसको आप वैलर कह सकते हैं। स्पेशली बैटल लड़ने के लिए जैसे कि हिम्मत बहुत ज़्यादा लगती है, उस तरह से ये वैलर हमें देखने मिलता है। तो गरुड़ा जो है ये ब्राह्मण कम्युनिटी है गुजरात की, जो इस पॉपुलर आर्ट फॉर्म को परफॉर्म करती है बाय यूजिंग पेंटेड पिक्चर्स ऑफ टू नरेट द स्टोरीज ऑफ रोमांस एंड वैलर। फिर आते हैं जत्रा। जत्रा की बात करें तो ये ईस्ट इंडिया का है, ओपन एयर परफॉर्मेंस है। ओपन एयर यानी ऐसे क्लोज स्टेज नहीं होता, ओपन एयर में इसे परफॉर्म करते हैं। पहले तो ऐसे ही होता था, आजकल तो कहीं कोई भी चीज़ परफॉर्म की जा सकती है, क्योंकि फोक म्यूजिक है इसके कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते। फोक म्यूजिक फोक थिएटर है इसके हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होंगे, लोगों से जुड़ा हुआ है, कोई रूल्स नहीं है, लोगों वाली चीज़ें यहाँ दिखाई जाएगी, तो आपको कोई डरने की बात हो ही नहीं यहाँ। He propagated the teachings of Lord Krishna। अब इसको शुरू किसने किया था, तो चैतन्य महाप्रभु ने किया था। ये भी वैष्णव सेंट थे, विष्णु जी को मानने वाले, यानी लॉर्ड कृष्ण, ये भी वैष्णविज्म से ही रिलेटेड हो गए। अब वैष्णविज्म की बात करें तो ये यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई जाती है, और बहुत सारे जैसे राम जत्रा है,
राम जत्रा अलग है, जो राम की स्टोरी, शिव जत्रा अलग है जिसमें शिवा की स्टोरी बताते हैं, चंडी जत्रा अलग है जिसमें चंडी माँ यानी हम कहेंगे गॉडेस की स्टोरी यहाँ पे बताई जाती है। ऐसे भी बाद में आए, बट शुरुआत हुई थी वो थी चैतन्य महाप्रभु के वैष्णविज्म से ही। तो यहाँ पे फिर राम जो है वो वैष्णविज्म से जुड़े, शिव जत्रा जो है वो शैविज्म से, चंडी जत्रा जो है वो शक्तिज्म से। तो इन उड़ीसा शाही जत्रा इज प्रीवैलेंट, है ना। तो एक और हमें देखने मिलती है उड़ीसा में, ईस्टर्न इंडिया में तो है ही, ये सब पूरा ईस्टर्न इंडिया का पार्ट है ये जो जत्रा है। बट अगर हम बात करें स्पेशली उड़ीसा की, तो उड़ीसा में शाही जत्रा, ये भी जत्रा हमें देखने यहाँ पे मिलती है। सो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कितने अलग अलग तरह के थिएटर्स आपको यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। और उसके अलावा हम यहाँ पे जाएंगे जत्रा के बाद आगे। अब तक हमने जो जत्रा तक देखा, ये हमारे कौन से थिएटर है अच्छे से याद रखिएगा, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, ये हमारे अलग अलग, इसमें हम थिएटर ऑफ एंटरटेनमेंट और ये सब में हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। सो थिएटर ऑफ एंटरटेनमेंट में हम भावई पढ़ चुके हैं, 10 कटिया पढ़ चुके, गरुड़ा पढ़ चुके, जत्रा पढ़ चुके। अब आगे के जो है इसे पढ़ने की हम कोशिश करते हैं। सो जब हम आगे आते हैं तो हमें यहाँ पे पता चलता है जत्रा के बाद करियला। करियला जो है ये एक अलग सा हमें देखने मिल रहा है। अब अलग सा देखने मिल रहा है, बट यहाँ पे हाँ, तो पीछे जत्रा में एक और चीज़ बता दें तो ईस्टर्न इंडिया के साथ, यानी हम कह सकते हैं ईस्ट में वेस्ट बंगाल भी आता है, तो वेस्ट बंगाल भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये होने के साथ साथ करियला, करियला जो है ये ओपन एयर थिएटर है विच इज़ पॉपुलर अमंग द हिमाचल प्रदेश का है। ये फुट हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश और विलेज फेयर्स और फेस्टिवल्स में इसको परफॉर्म किया जाता है। करियला, करियला की अगर बात किया तो ये हिमाचल प्रदेश का है। और ये किस से रिलेटेड है, तो विजेश्वर करके इनके एक लोकल डाइटी होते हैं, विजेश्वर, विजेश्वर को वर्शिप करने से रिलेटेड ये हमें यहाँ पे देखने मिलता है। और ये कब आता है कि जब एग्रीकल्चर और ये सब अच्छा हो, वो सब चीज़ें बताता है इस ड्रामा के थ्रू। सो ये है करियला, जो कि एक और थिएटर है फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आते हैं माच। माच की बात करें तो ये मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है, मालवा रीजन का है मध्य प्रदेश के। एंड माच होने के इसमें माइथोलॉजिकल थीम्स चलती है। इनिशियली इस पे थीम्स जो थी वो महाभारत और रामायण की थी, हम कहेंगे कि रिलीजियस माइथोलॉजिकल थीम्स थी। आजकल जो थीम्स है इसमें रोमांटिक फोक टेल्स भी यहाँ पे बताई जाती है। अब लोगों से भी जुड़ा हुआ ये बन गया है। माच जो है मध्य प्रदेश का एक फोक थिएटर। मध्य प्रदेश के फोक थिएटर के बाद अगला जो है वो है नौटंकी। नौटंकी अगर हम बात करते हैं, सो नौटंकी हमें देखने मिलता है दैट इज ऑफशूट ऑफ स्वांग। स्वांग की तरह ही है, स्वांग हम आगे पढ़ेंगे। सो स्वांग, अब नौटंकी, आप बचपन में कोई ज़्यादा ही नाटक कर रहा है तो उसको बोलते होंगे क्या नौटंकी व्यक्ति है, यानी क्या एक्टिंग करता है, क्या ड्रामा करता है ना। नौटंकी ये मोस्ट पॉपुलर है नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया का है, इसका रीजन ही नॉर्थ इंडिया विच फाइंड्स मेंशन इन अबू फजल्स ऐन अकबरी। अबू फजल ने ऐन अकबरी नाम की जो किताब लिखी, इसमें नौटंकी ये उन्होंने दिखाया है। अब इसमें थीम्स कौन सी होती है, तो हिस्टोरिकल होती है, सोशल थीम्स होती है, सोसाइटी से रिलेटेड फोक टेल्स होती है, और डांस और म्यूजिक के थ्रू ये लोगों में डिलीवर की तो जाती है। बट आपको ये भी बता दूं कि डायलॉग्स जो है वो बीट ऑफ ड्रम के साथ, डायलॉग्स जो है वो बीट ऑफ ड्रम के साथ बोले जाते हैं। और ड्रम को जो है वो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे नगाड़ा, नगाड़ा वाला जो ड्रम है उसके बीट बजाए जाते हैं और फिर इसके ऊपर यहाँ पे म्यूजिक, यहाँ पे डांस और लिरिक्स बताए जाते हैं। तो ये है नौटंकी, जो कि है नॉर्थ इंडिया का एक फेमस फोक थिएटर। नेक्स्ट इज ओजापल्ली। ओजापल्ली की अगर हम बात करें तो ये आसाम का है। ओजापल्ली की जैसे कि हम देखें तो ओजापल्ली जो है ये फेस्टिवल जो है मानसा करके, है ना। सो फेस्टिवल ऑफ मानसा जो है और द सर्पेंट गॉडेस जो होती है माँ मानसा, इनके रिलेटेड ये एक नरेटिव थिएटर है। इसमें इनकी स्टोरीज बताई जाती है। मानसा की, माँ मानसा जिसे हम कहते हैं, सर्पेंट गॉडेस है, सर्पेंट की गॉडेस। तो ओजा मीन्स मेन नरेटर एंड पाली मीन्स कोरस। तो ओजापल्ली ऐसा यहाँ पे नाम हमें पता चलता है। तो मेन नरेटर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ओजा, और यहाँ पे बाकी लोग दिख रहे हैं दैट इज पाली। तो पाली और ओजा ये मीन्स होगा ओजापल्ली, जो कि होता है आसाम का फोक थिएटर। फिर आते हैं पोवाड़ा। पोवाड़ा जो है ये महाराष्ट्र का एक फोक थिएटर है।
पोवाड़ा की बात करते हैं तो पोवाड़ा हमने इसके पहले भी देखा था, जैसे कि हम जब डांस और ये सब देख रहे तभी भी हमने पोवाड़ा देखा था। महाराष्ट्र का है। शिवाजी जो थे, शिवाजी महाराज, उन्होंने अफजल खान को मारा था, और इसी तरह से जो जो शिवाजी ने बहुत यानी अच्छे अच्छे काम किए हैं या फिर जो अपनी ब्रेवरी दिखाई है, वो सब कहानियां इसके थ्रू बताई जाती है, जिसको कहते हैं पोवाड़ा। सो विच लेटर केम टू बी नोन एज पोवाड़ा। इसमें जो फोक म्यूजिशियन होते हैं उनको गोंधड़ी कहा जाता है या फिर शाहिर्स कहा जाता है। ये हम देख सकते हैं पोवाड़ा। पोवाड़ा के बाद स्वांग। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पीछे आपने यहाँ पे जो देखा था, यानी आपने जो पढ़ा था, वो स्वांग का ऑफशूट जो है, जिसे हम नौटंकी कहते हैं, तो वैसे ही स्वांग भी है। स्वांग आर अनदर पॉपुलर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट इन द रीजन ऑफ राजस्थान एंड हरियाणा। यहाँ पे मिमिक्री भी होती है ना, मिमिक्री करते हैं कुछ कुछ लोग, मिमिक्री बहुत अच्छे से करते हैं। क्या आप में से कोई मिमिक्री कर लेता है? क्योंकि मिमिक्री बहुत अलग ही लगती है, यानी सुनने में बहुत मज़ा आता है मिमिक्री। जैसे कोई कोई बहुत कॉमन मिमिक्री है, जैसे कि कुछ बहुत सारे लोग शाहरुख खान की मिमिक्री कर लेते हैं, शाहरुख खान जैसा बोल के दिखाते हैं। सो इस तरह से मिमिक्री यहाँ पे चलती है, वो है स्वांग में। और स्वांग के इसमें हम यहाँ पे देखते हैं, ये होता है राजस्थान और हरियाणा का एक फोक थिएटर। उसके बाद हम जब आगे आएंगे तो हमें देखने मिलता है स्वांग के बाद तमाशा। तमाशा जो होगा ये महाराष्ट्र का है ना, तो राजस्थान और यहाँ पे क्या लिखा था, हरियाणा। स्वांग तो ये थोड़ा सा, इसमें मध्य प्रदेश भी आप लिख सकते हो, राजस्थान हरियाणा तो है ही, और मध्य प्रदेश भी ऐड कर लेते हैं, ये भी अच्छा रहेगा यहाँ मध्य प्रदेश ऐड करना। ये सही रहेगा। तो ये स्वांग। स्वांग के बाद आगे आते हैं तमाशा। तमाशा महाराष्ट्र का है और ह्यूमर एंड एरोटिक कंटेंट इसमें होता है। इस तरह से यहाँ पे डांस चलते हैं तमाशा में। और तमाशा में आपको ये बता दूं कि इसका यूनिक फीचर ये है कि इसमें पूरे आपको फीमेल एक्टर्स दिखते हैं। इवन कोई मेल रोल भी करना है तो वो भी फीमेल एक्टर्स ही परफॉर्म करती है। तो ये अलग सा हमें देखने मिलता है तमाशा के बारे में। जैसे एक जगह थी, हमने रामलीला देखी जिसमें सभी मेल एक्टर होते हैं, वैसे ही तमाशा में सभी फीमेल एक्टर होती है, इवन मेल का रोल भी फीमेल करती है। सो इस तरह से महाराष्ट्र का एक फोक थिएटर जिसका नाम है तमाशा, ये हमें यहाँ पे देखने मिल जाता है, हमारे इंडिया के फोक थिएटर्स में से एक। इसके साथ साथ यहाँ जो सॉन्ग्स होते हैं उसको लावनी सॉन्ग्स कहते हैं। लावनी लावनी हमने अगर देखा गया तो ये महाराष्ट्र का एक है। तो म्यूजिक में हमने देखा था लावनी, तो लावनी यहाँ पे सॉन्ग्स यहाँ चलते हैं। उसके बाद भांड पथेर। भांड पथेर जो है ये जम्मू कश्मीर का एक थिएटर है और यहाँ पे कोई सोशल सटायर जो होते हैं, इवन मिथिकल स्टोरीज भी इसमें बताई जाती है। ज़्यादातर सोसाइटी से रिलेटेड या फिर माइथोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे स्टोरीज बताई जाती हैं, जिसको कहते हैं भंड पथेर। भंड पथेर यहाँ पे हम देख सकते हैं जो अगर आप जम्मू कश्मीर में जाओगे तो। अब ये थोड़ा सा सिक्युलर है, बट आपको ये भी बता दें सिक्युलर है, सिक्युलर है और उसके साथ साथ इवन इसको परफॉर्म जो कर रहे हैं ये मेनली मुस्लिम होते हैं, बट ये सिक्युलर हमें देखने मिलेगा। कोई भी परफॉर्म करे, हिंदू करे चाहे मुस्लिम करे, इनकी थीम तो सिक्युलर होती है भाई। तो ये सब हमें देखने मिलेगा। ये आएंगे, उसके बाद आओगे भावना। भावना का अगर देखें तो आसाम का है एक और जिसे कहा जाता है भावना। भावना ये हम कहेंगे कि रिलीजियस और मॉरल मैसेजेस स्प्रेड करने के लिए माजुली आइलैंड का एक ड्रामा है जो रिलीजियस और मॉरल मैसेजेस स्प्रेड करता है एंटरटेनमेंट और ड्रामा के थ्रू। माजुली आइलैंड्स आपको पता है कौन से रिवर पे है माजुली आइलैंड? ब्रह्मपुत्र। यस, वेरी गुड। ये है एक रिवर के ऊपर का आइलैंड जिसको कहा जाता है मजुली आइलैंड। तो ये हो गया भावना जो कि आसाम का है और ये मजुली आइलैंड का हमें देखने मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं दशावतार।
10 अवतार या 10 अवतार जो लिए थे, 10 अवतार वो किसने लिए थे? तो लॉर्ड विष्णु ने। लॉर्ड विष्णु के 10 अवतार है। अब अगर देखा गया तो पहला अवतार जैसे कि मत्स्य है, सॉरी, पहला अवतार मत्स्य है, और अभी जो रिसेंट आके गया है वो बुद्ध था, और अभी जो आने वाला है अब तक आया नहीं है वो कल्कि है। सो कल्कि को मिला के यहाँ 10 अवतार हो जाते हैं। तो 10 इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु जो होते हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे स्टोरीज बताई जाती है। और ये हम कहेंगे ड्रामा जो है वो बाय द फार्मर्स ऑफ कोंकण रीजन, नोटेबली सिंधुदुर्ग जो कि महाराष्ट्र में आते हैं, और नॉर्थ गोवा का एरिया, यहाँ पे ये 10 अवतार बहुत ज़्यादा फेमस है। यानी हम कह सकते हैं महाराष्ट्र और गोवा का एक फेमस थिएटर जिसे कहा जाता है 10 अवतार। तो ये हो गया अबाउट 10 अवतार जो कि महाराष्ट्र और गोवा का है। अब इसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, पहले हम लिस्ट पे आके चेक कर लेते हैं जो जो हमने अब तक यहाँ पे पढ़े। वो हमने यहाँ पे अंकिया नाट पढ़ लिया है, रामलीला पढ़ लिया, रासलीला, भूताराधने, रमन, भावई, 10 कठिया, गरोड़ा, जत्रा, करिएला, माच, नौटंकी, ओजापल्ली, और पवाड़ा भी पढ़ लिया, स्वांग पढ़ लिया, तमाशा पढ़ लिया, पांडवानी हमने पहले ही पढ़ लिया। पांडवानी आपने कहाँ पढ़ा था और कौन कौन है इससे रिलेटेड? मैंने बोला था उनका नाम याद रखिएगा। किसी को याद आ रहा है नाम उनका, जिनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण भी मिला था? यस, तीजन भाई। और ये पांडवानी हमने कौन से टॉपिक में पढ़ा था? फोक म्यूजिक। वेरी गुड, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हमने यहाँ पे भांड पथेर भी पढ़ लिया है, भावना भी पढ़ लिया है, 10 अवतार भी पढ़ लिया है, और भांड वैसी। अब यहाँ पे अगर हम आगे आते हैं तो यहाँ देखिए नकल या भांड को पढ़ लेते हैं आखिरी। तो ये जो है नकल या भांड, ये मिमिक्री बेस्ड परफॉर्मेंस है जो कि पंजाब में अगर परफॉर्म किया जाता है तो इसे नकल कहते हैं, उत्तर प्रदेश में इसे भांड कहते हैं। अगर हम कहेंगे कि यहाँ आर्टिस्ट जो है बहरूपिया का रोल करता है, ये नकलची का रोल करता है, जिसे इम्पर्सनेटर कहते हैं, दूसरों की नकल कर रहा है, ऐसा यहाँ पे एक आर्टिस्ट होते हैं। आर्टिस्ट बहरूपिया है क्योंकि वो एक ही आर्टिस्ट काफ़ी लोगों के रोल कर रहा है, उनकी मिमिक्री कर रहा है, मिमिक्री के साथ साथ नकल कर रहा है। सो परफॉर्म बाय आर्टिस्ट ऑफ मुस्लिम भांड कम्युनिटी, इसलिए इसको मुस्लिम भांड कम्युनिटी के कारण भांड भी कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, या फिर आप पंजाब में जाओगे तो इसे नकल कहा जाएगा। सो ये एक और फोक थिएटर हमें देखने मिला जो कि भांड या फिर नकल है। सो अब अगर हम उस थिएटर, अगर हम उसमें जाएंगे इस टेबल में, तो हमें ये पता चलता है कि हमारे ये जो है आखिरी वाला भांड वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब ये होने के बाद हम बढ़ेंगे यहाँ। अब यहाँ पे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम और भी कुछ देख सकते हैं। तो विल्लू पट्टू और ये सब हम यहाँ पे डालते हैं, विल्लू पट्टू साउथ में। अब चलिए एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। द थिएटर्स ऑफ साउथ इंडिया जो है ये एम्फेसिस ऑन डांस ज़्यादा होता है, डांस पे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। अगर आप नॉर्थ के देखेंगे तो वो एक्टिंग ज़्यादा होगी, साउथ में आओगे तो उनके थिएटर्स में आपको डांस ज़्यादा दिखेंगे। तो विल्लू पट्टू सबसे पहले, विल्लू पट्टू जो है इसका मीनिंग होता है बो सॉन्ग। विल्लू पट्टू जो है ये इट इज़ अ फॉर्म ऑफ म्यूजिकल थिएटर पॉपुलर इन केरला, है ना। सो इन सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु ऑल्सो। यहाँ पे रामायण की स्टोरी बताई जाती है। यहाँ देखिए ये इंस्ट्रूमेंट, ये बो शेप्ड इंस्ट्रूमेंट है, धनुष्य बाण जैसा एक इंस्ट्रूमेंट, धनुष्य जैसा एक इंस्ट्रूमेंट लग रहा है। तो बो शेप्ड इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे यूज होते हैं विल्लू पाटू में। तो विल्लू पाटू जो है ये आप हम कहेंगे कि बो सॉन्ग, और इट इज़ पॉपुलर इन केरला। नेक्स्ट हम आते हैं तो वो आता है यक्षगन। यक्षगन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं और ज़्यादा लाइंस नहीं लिखनी है, आज जितनी मैंने बताई है उतनी आपने लिख ली तो भी आपका काम हो जाएगा। इट है परहैप्स द ओल्डेस्ट थिएटर ट्रेडिशन विच इज़ प्रीवेलेंट टिल डेट इन कर्नाटक एंड पार्ट्स ऑफ केरला, है ना। तो ये भी ओल्डेस्ट थिएटर ट्रेडिशन है जो आज भी कर्नाटक और केरला में देखने मिल रहा है। इट ओरिजिनेटेड इन द रॉयल कोर्ट्स ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर के वक्त इसकी शुरुआत हुई थी। विजयनगर कहाँ पे, यहाँ पे कहाँ पे आएगा, तो ये कर्नाटक वाले रीजन में देखने मिलता है। और इसको एक जो कम्युनिटी परफॉर्म करती है उसका नाम है जक्कुला वारू। जक्कुला वारू जो है वो इसे परफॉर्म करते हैं। अगर देखा गया सो इट इज़ एनेक्टेड बाय सिंगल आर्टिस्ट। पहले ओरिजिनली अगर इसको देखेंगे तो सिंगल आर्टिस्ट इसे परफॉर्म करते थे, बट आजकल ऐसा कुछ नहीं रहा। आजकल सब कुछ ऐसा एक जैसा ही हो गया है। इट इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय वैष्णव भक्ति मूवमेंट, है ना। विष्णु जी जो है उनको मानने वाले वैष्णव भक्ति मूवमेंट वाले, उनसे रिलेटेड है यक्षगन। तो यक्षगन होता है कर्नाटक का मेनली, और कुछ एरियाज केरला के, बट मेनली फ्रॉम कर्नाटका। यक्षगन विजयनगर एम्पायर वाला।
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यक्षगन के बाद, तो बुर्रा कथा। बुर्रा कथा की अगर मैं बात करूं तो इट इज पॉपुलर स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन इन आंध्र प्रदेश, है ना। तो बुर्रा कथा तो आंध्र प्रदेश का है। बुर्रा की बात करें तो एक परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। अभी आपको ये बताने की जरूरत ही नहीं कि परक्यूशन यानी क्या। परक्यूशन है जिसको स्ट्राइक करने से बचते हैं, वो मेम्ब्रेनोफोन वाले परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे आप इनके हाथ में देख रहे हैं कि ये किस तरह से, एंड एक्सटेंसिवली यूज ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। तो इसको बहुत अच्छे से यूज करेंगे बुर्रा कथा में। तो इसको कहा जाता है परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, जिसको कहते हैं बुर्रा। और कथा बताई जाती है, स्टोरी बताई जाती है, इसलिए बुर्रा कथा आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश के साथ साथ पगटी विशालू। पगटी वैशालू की बात करें तो ये भी तेलंगाना में, और उसके साथ साथ जो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का, वहां पे ये काफी एक पॉपुलर सा फोक ट्रेडिशन है, पगटी वैशालू। पगटी वैशालू इट इज प्राइमरीली रोल प्लेइंग एक्ट, जैसे कि हम कहेंगे प्रिंसिपल कैरेक्टर, जिसको वेशम कहते हैं, डिस्गाइज। तो वेशम जो है ये देखिए अलग से ही प्रिंसिपल कैरेक्टर, अलग ही वेशभूषा में है। सो ये एक हम कहेंगे कि रोल एक्ट प्ले है, रोल प्लेइंग एक्ट हम कहेंगे। तो ये मेनली प्रिंसिपल कैरेक्टर के अराउंड यहाँ पे चलता है ये पूरा पिगटी वेशालू। ये है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का फोक थिएटर। उसके बाद बयालता। बयालता की अगर बात करें तो ओपन एयर थिएटर होता है, जो कि कर्नाटक का है, और इससे वर्शिप किया जाता है लोकल डाइटी को। लोकल डाइटी जो है उनकी वर्शिप करने के लिए, यानी ये यहाँ पे हम देखेंगे। उसके साथ साथ इसकी कहानियां राधा कृष्ण पे भी बेस्ड हमें देखने मिलते हैं। तो लोकल जो भगवान होते हैं कर्नाटक के, उनके लिए भी होता है बयालता, और उसके साथ साथ राधा कृष्ण का प्यार भी यहाँ पे दिखाई देता है। नेक्स्ट इज ताल मड्डले। ताल मड्डले की बात करें तो ताल इज अ काइंड ऑफ सिंबल, टाल, जिसको मराठी में टाल कहते हैं। तो टाल जो होती है ये, और मड्डले यानी ड्रम। तो यहाँ टाल का यूज करते हैं सिंबल, मैंने आपको दिखाया था सिंबल किस तरह से होते हैं। मंजीरा भी कहते हैं इसे, और ये बहुत पुराना एक इंस्ट्रूमेंट है, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी इसके कुछ एविडेंसेस मिले हैं। तो सिंबल का यूज करते हैं और मड्डले का यूज करते हैं, जिसको कहते हैं ड्रम। इसीलिए ताल और मड्डले, इसलिए ताल मड्डले। प्रीडेशर ऑफ यक्षगन कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि यक्षगन के पहले से ही ताल मड्डले हैं, बट एविडेंसेस ज्यादा यक्षगन के मिले हैं, बट ये माना जाता है। द प्ले इज परफॉर्म्ड वाइल सिटिंग, है ना, डायरेक्टली बैठे। देखिए ये लोग डायरेक्टली बैठे हैं, ऐसा कोई भी इन्होंने कॉस्ट्यूम से अलग से कोई डांस एक्टिंग इसमें नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे बोल रहे हो, डायरेक्टली ड्रामा चल रहा है। मेनली परफॉर्म्ड इन द कर्नाटक एंड केरला, कोस्टल कर्नाटक और केरला में ये परफॉर्म किया जाता है, जिसको कहते हैं टाल मड्डले। ताल मड्डले के बाद थेयम। थेयम की अगर बात की जाए तो थेयम है केरला का, थेयम है केरला का, और ये सिमिलर प्रैक्टिस कर्नाटक में, जिसे भूतकोल कहते हैं। भूतकोल जो है ये कर्नाटक का, कर्नाटक में जैसे भूतकोल या भूत आराधना आपने देखा था, वैसा ही ये केरला में है। ये भी एक ओपन थिएटर है, और इसमें भी क्या किया जाता है कि भगवान के साथ साथ जो स्पिरिट ऑफ एंसेस्टर है उनकी भी पूजा की जाती है, जैसा कि वहां पे भूतकोल में था। थीम्स इनकी वैष्णविज्म होती है, शक्तिज्म होती है, शैविज्म होती है, यह भी बहुत कॉमन है। और एक्टर जो वो हेड गियर और कलरफुल कॉस्ट्यूम्स भी यहाँ पे पहनते हुए आपको दिखते हैं। सो ये है थेयम, जो कि केरला का एक फोक डांस हमें यहाँ पता चलता है। उसके बाद आते कृष्ण अट्टम। कृष्ण और अट्टम तो केरला का है, कृष्ण है इसलिए कृष्ण गीत ही हम कहेंगे, यानी जो लिखा हुआ है श्री कृष्ण का। यानी यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, एक आपको ये लोग जो ड्रेस में दिख रही है, क्लासिकल डांस से रिलेटेड का कॉस्ट्यूम है, और उस क्लासिकल डांस का नाम है, यस क्या नाम है उसका, केरला का ही है, यस कथकली, वेरी गुड, कथकली होता है। सो यहाँ पे एक कार्निवल चलता है जो कि 8 दिन चलता है, और यहाँ पे 8 रात टेम्पल में कुछ स्टोरीज बताई जाती है लॉर्ड कृष्ण की, जिसको कृष्ण अट्टम कहा जाता है। कृष्ण अट्टम ये यहाँ पे हमें देखने मिलता है, फोक थिएटर फ्रॉम केरला। उसके बाद आज का आखिरी थिएटर दैट इज कुरुवंजी। कुरुवंजी जो होता है, इसमें क्लासिकल तमिल पोएट्री एंड सॉन्ग्स हमें देखने मिलते हैं। अब पोएट्री और सॉन्ग्स दोनों हैं, और तमिल है, तमिलनाडु से जुड़ा हुआ तमिल वाला ये हमें देखने मिलता है। एक और थिएटर, एक थिएटर तो तमिलनाडु से जुड़ा हुआ एक थिएटर। उसके बाद आपको ये भी बता दूं कि द फर्स्ट कुरुवंजी वाज कंपोज्ड बाय थिरुकुतराजप्पा कवियार, है ना। तो ये इन्होंने लिखा था, एंड बेसिक थीम जो थी वो लव स्ट्रक हीरोइन की थी। अब देखिए बहुत अलग है,
हीरोइन ऐसी है जिसको प्यार जिसको नहीं मिल पाया है। अब कुरुवंजी लिटरली ये मीनिंग होता है कुरुवंजी का कि फॉर्चून टेलर, यानी अब प्रेडिक्ट किया जाएगा कि हीरोइन का क्या होगा, फ्यूचर हीरोइन के साथ क्या होगा, व्हाट मैं ना प्रेडिक्ट द फेट ऑफ हीरोइन, ये हमें यहाँ पे देखने मिलता है। तो फॉर्चून टेलर है ये, हीरोइन का क्या होगा, क्या भविष्य होगा, क्या उनको वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसी कुछ चीजें। इट इज परफॉर्म्ड इन अ डांस बैलेट फॉर्म विथ भरतनाट्यम, जैसे वो आप देख रहे थे यहाँ कथकली, वैसे यहाँ पे भरतनाट्यम जैसे यहाँ पे डांसेस के साथ इसे परफॉर्म किया जाता है। और ये तमिलनाडु का ही डांस फॉर्म है जो भरतनाट्यम है वो। सो ये हो गया कुरुवंजी, कुरुवंजी हो गया। अब कुरुवंजी के साथ आपको मैं कुछ चीज़ें और भी बता देता हूँ कि आपने यहाँ जो जो चीज़ें पढ़ी उसमें कुछ और भी दो तीन ही है जिसको मैं आपके लिस्ट में इंक्लूड कराऊंगा। तो ये फैक्ट्स ही फैक्ट्स है, बाकी ये लिस्ट तो आपने पढ़ ली है सबसे पहले। सो लिस्ट में सबसे पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कौन कौन से है। तो आपको वो टास्क में दे रहा हूँ कुछ। तो आपका अंकिया नाट हो चुका है, ओजापल्ली हो चुका है, भावना, रामलीला हो गया, नकल हो गया, भांड हो गया। उसके अलावा नौटंकी आपने पढ़ लिया, रासलीला पढ़ लिया, गरुड़ा पढ़ लिया, भूत आराधने हो गया, यक्षगन हो गया। आपको चविट्टू नाटकम इसके बारे में अब यहाँ पे आप लिखिएगा जो जो मैं आपको टास्क बता रहा हूँ वो। चविट्टू नाटकम, बयालता हो गया, टाल मड्डले हो गया, विल्लुपट्टू हो गया, थेयम हो गया, कृष्णाट्टम हो गया, कुरुवंजी हो गया। ठीक है, और उसके साथ आपका हाँ एक और लिखिएगा, तेरू कुट्टू, तेरू कुट्टू, तेरू कुट्टू। रमन हो गया आपका, बुर्रा कथा हो गया, प्रगति वेशालू हो गया, ओग्गू कथा, ओग्गू कथा ये एक है। तमाशा पोवाड़ा दशावतार हो गया, झाड़ी पट्टी, झाड़ी पट्टी, झाड़ी पट्टी 1 2 3 4। स्वांग हो गया, भावई हो गया, दश कठिया हो गया, माच करिएला हो गया, जत्रा हो गया, भांड पतेर हो गया, ठोक लीला 5th, ठोक लीला 6th, रनमले 7th, थियातर, थियातर एंड 8 नाच, NACHA नाच। इतने के बारे में आपको लिखना है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ सबसे पहले, और ये चीज़ें आपके बुक्स में वैसी आपके नोट्स में आपको मिल ही जाएगी। बट मैंने बताया नोट्स का इंतजार नहीं, आपको आपके टास्क पहले ही कंप्लीट करना है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। टास्क पूरे करोगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। अगर आपको स्टेट्स की इंफॉर्मेशन होना तो ये केरला का है, जिसे चविट्टू नाटकम कहते हैं, ये केरला का है। और आपको ये भी बता दूं कि ये क्रिश्चियन आर्ट फॉर्म है, इसमें यूरोपियन और केरला दोनों के आर्ट आपको देखने मिलेंगे। और इसमें जो थीम्स होती है वो स्टोरी ऑफ बाइबल होती है ना। तो यहाँ पे एक एक मैं आपको लिख के ही बता देता हूँ। देखिए इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है। चविट्टू नाटक, अब सबसे पहले आप लिख रहे स्टेट का नाम तो पहले लिखना पड़ेगा केरला। दूसरा मैं आपको ये, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रिश्चियन आर्ट फॉर्म, क्रिश्चियन आर्ट फॉर्म है। क्रिश्चियन आर्ट फॉर्म होने के कारण इसमें यूरोपियन भी है, यूरोपियन प्लस केरला आर्ट फॉर्म एलिमेंट्स है, इसमें दोनों के एलिमेंट्स यहाँ प्रेजेंट दिखते हैं। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि इसमें स्टोरीज ऑफ बाइबल है, बाइबल की कुछ स्टोरीज इसमें बताई जाती है। ये हो गया एक। दूसरा जो मैंने आपको दिया है वो है थेरुकुट्टू, थेरुकुट्टू। थेरुकुट्टू जो है ये तमिलनाडु का है। तमिलनाडु के साथ साथ ये एक स्ट्रीट थिएटर है जिसको तमिल में ही यहाँ पे यूज होता है। तमिलनाडु में भी, इवन श्रीलंका में भी आपको देखने मिलता है। सो यहाँ पे एपिक्स जैसे कि महाभारत एंड रामायण, इनकी कहानियों पे आधारित होता है ये। तो ये होता है
हम कहेंगे इसमें सॉन्ग होगा, म्यूजिक होगा, डांस होगा, ड्रामा होगा और स्टेज की ट्रिक्स भी होती है कुछ, और जो ये सब हमें देखने मिलता है थेरुकुट्टू में। थेरुकुट्टू के बाद मैंने आपको जो दिया थर्ड, वो आपका टास्क है थर्ड वाला, दैट इज ओग्गू कथा। ओग्गू कथा। ओग्गू कथा की अगर मैं बात करूं तो ये आंध्र प्रदेश का है, एपी आंध्र प्रदेश। ओग्गू यानी स्मॉल हैंड ड्रम। अब देखिए ओग्गू जैसा वो एक आया था है ना कथा वाले इसमें, तो ऐसे यहाँ पे आ गया ओग्गू। ओग्गू यानी स्मॉल ड्रम। स्मॉल ड्रम के साथ हम कहेंगे कि किसके पास का, तो वो लॉर्ड शिवा के पास आपने देखा होगा ना, छोटा सा डमरू होता है, उसे ओग्गू कहते हैं। और इसके रिलेटेड जो कहानियां हैं उसे ओग्गू कथा और ओग्गू कथा कहा जाता है। तो ये है ओग्गू कथा के बारे में, जो कि थर्ड आपको दिया है टास्क। फोर्थ आपको दिया है झाड़ी पट्टू। झाड़ी पट्टू की बात करूं तो झाड़ी पट्टी ये महाराष्ट्र का है। और झाड़ी पट्टी जो है वो, यानी मैं आपको कहूंगा कि राइस के लिए झाड़ी ये वर्ड यूज हो रहा है। झाड़ी यानी राइस, और राइस कल्टिवेटिंग रीजन जो है महाराष्ट्र का, वहां पे परफॉर्म किया जाता है। हो गया। झाड़ी पट्टू के अलावा हम कहेंगे, पट्टी के अलावा ठोक लीला। अब ठोक लीला अगर इसकी अगर बात करें, ठोक लीला की, तो ये मणिपुर का है। ठोक लीला मणिपुर का होने के साथ साथ यहाँ पे एक फोक थे, इस पे इतना भी आपको पता रहा मणिपुर का है तो भी काफ़ी है। इसमें अलग से कॉमेडी और ये सब सीन्स भी आपको देखने मिलते हैं। ठोक लीला फ्रॉम मणिपुर। फिर रनमले, ये है गोवा का होने के साथ साथ यहाँ पे हम कहेंगे कि रामायण और महाभारत, एपिक के ऊपर, एपिक सभी आप याद रखिएगा, मैंने वो एपिक लिखा है डायरेक्ट समझ जाना, रामायण और महाभारत। तो रामायण और महाभारत की कहानियों के ऊपर ये परफॉर्म किया जाता है, और ये होली के फेस्टिवल के वक्त ज़्यादातर परफॉर्म होता है। अब ये हो गया एक गोवा का रनमले। रनमले के बाद जो मैंने आपको दिया था वो था त्यातर। ये जो है ये भी गोवा का है। गोवा का होने के साथ साथ यहाँ पे रोमन, यानी हम एक कह सकते हैं कि इसमें म्यूजिक, डांस, सिंगिंग सभी है, और इसमें सोशल और रिलीजियस पॉलिटिकल थीम्स दिए जाते हैं। इसको मिरर ऑफ गोवन कल्चर भी कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिरर ऑफ गोवन कल्चर, जिसको हम कहते हैं थिएटर। अब ये होने के बाद नेक्स्ट जो है, और वो रहेगा नाच, जो मैंने आज आपको आखिरी टास्क दी थी, नाच। एट नाच की अगर बात करें तो ये छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ का होने के साथ साथ यहाँ पे कुछ फॉर्म ऑफ नाच है ना, जैसे गंडवा नाच, खरे साज नाच, देवर नाच, बैठे साज नाच, है ना, तो ये सब है। सो ये रात में होता है जनरली, ये जो नाच है ना ये परफॉर्म रात में किया जाता है। सो ये सब है छत्तीसगढ़ का। तो इतने सारे आपके टास्क है 8, जिसमें आपको 2-2 या 3-3 लाइन से लिखना है, ज़्यादा लिखना नहीं है। 2 to 3 लाइन्स, 2 to 3 लाइन्स, और 8 यानी 3 भी आपने लिखी, 3 into 8 भी मैंने किया। सो ये कितना हो जाता है, 24 लाइन्स। बस इतनी लाइन्स तो आपको लिखना है, बहुत ज़्यादा कोई वर्क आपका है नहीं। ये होने के साथ साथ आपको टास्क आपका पता ही है। अगर स्टेट की बात आई, फोक की बात आई, तो आपको लिस्ट बनाना पड़ता है, मैप पे मार्क करना पड़ता है। तो मैप पे मार्क करना है और लिस्ट बनाते चलना है। तो चलिए एक बार फिर से इन सब के स्टेट्स की रिवीजन कर लेते हैं, ये सब फोक ड्रामा के स्टेट की। अगर आपको याद आ रहा है तो आप भी बोलेंगे, आप बोलेंगे, आपको याद नहीं आया तो मैं बोलूंगा। आपको बोलना है, सब जो जो बोल सकते हो उन सबको बोलना है। अगर आप खुद बोलोगे मेरे साथ तो आपको भी याद हो जाएगा। सो अंकिया नाट कहाँ का है, असम, वेरी गुड। रामलीला, यूपी। रासलीला, गुजरात एंड नॉर्थ इंडिया। भूत आराधने, कर्नाटका, वेरी गुड। रमन, उत्तराखंड, वेरी गुड। रमन तक हो गया आपका उत्तराखंड का। अब ये हो गए रिचुअल थिएटर। अब रिचुअल थिएटर के बाद अगले इसमें हम जाते हैं थिएटर ऑफ एंटरटेनमेंट। थिएटर ऑफ एंटरटेनमेंट में जब हम आते हैं तो भावई, गुजरात। दशकठिया, उड़ीसा।
यस वेरी गुड। गरुड़ा, गुजरात। जतरा, वेस्ट बंगाल और कुछ उड़ीसा का भी। ओके, और उसके अलावा करिएला, हिमाचल प्रदेश। मार्च, मार्च मध्य प्रदेश। नौटंकी, नॉर्थ इंडिया का। यस, नॉर्थ इंडिया का नौटंकी। ओजापली, आसाम। पांडवनी, छत्तीसगढ़। ओके, पोवाड़ा, महाराष्ट्र। वेरी गुड। स्वांग, राजस्थान, हरियाणा, एमपी। तमाशा, महाराष्ट्र। वेरी गुड। विल्लुपट्टू, केरल एंड तमिलनाडु। उसके साथ साथ भांड पथेर, जम्मू एंड कश्मीर। भावना, असम। दशावतार, पक्का। दशावतार, हाँ, महाराष्ट्र एंड गोवा। दशावतार। और देखिए, 10 अवतार और 10 कठिया, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने आपको एक बार बोला पक्का है क्या। सो 10 कठिया जो है वो हम कह सकते हैं कि वो उड़ीसा का, और 10 अवतार जो है वो महाराष्ट्र और गोवा का है। भंड या नकल भी कहते हैं इसे। यस, यस वेरी गुड। उसके बाद साउथ इंडिया, यक्षगन, कर्नाटका। वेरी गुड। एंड केरला। बुर्रा कथा, आंध्र प्रदेश। पगट्टी वेशालू, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। बयालता, कर्नाटका। ताड़मड्डले, कर्नाटक एंड केरला का कोस्टल रीजन। थेयम, केरला। उसके बाद कृष्णट्टम, केरला। कुरुवंजी, कुरुवंजी तमिलनाडु। ओके, सो वेरी गुड, वेरी गुड। इतने सारे आपने बताए और बहुत ही बराबर बताए। सो जिन जिन ने आंसर किया उनके एक बार नाम बता देंगे। यस, यस, रत्ना प्रीतम जी ने किया है। और भी आवाज आई थी मुझे 2-3 बार बीच में। सौरभ, सौरभ जी ने किया है। हाँ, सौरभ जी ने कुछ बताया है, और कुछ और भी 2 लोगों की आवाज आई थी मुझे। यस, यस, सौजन्य जी आपने बताया, और किसी की। यस, तो इतने लोगों ने यहाँ पे आंसर किए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आंसर सभी को करते रहना है, और ये आंसर्स करते करते आपकी रिवीजन हो जाती है। तो आपका एक टास्क होता है, वो टास्क होगा आपका मैप मार्किंग करना और लिस्ट बना के इनके बारे में थोड़ा सा लिखना। ये कुछ चीजें आपको करनी पड़ती है। सो ये थिएटर नाम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, हम कहेंगे कि एक हमारा पोर्शन था, तो यहाँ पे हमने खत्म किया है। चलिए, तो सबको स्क्रीन दिख रही है। चलिए, तो एक बहुत ही ऐसा एक टॉपिक है जिसको पढ़ लेते हैं, जिसके ऊपर कभी कभार ये देखने मिलते हैं क्वेश्चंस, बट बहुत क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए मैंने इसमें के कुछ ही टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे लैंग्वेज में, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, वहाँ से ही। तो यहाँ पे हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो है लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें कुछ जो चीज़ें पढ़नी है वही मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ हम पढ़ेंगे क्लासिकल लैंग्वेज, और क्लासिकल लैंग्वेज
कैसे होता है, क्या होता है, ये कुछ चीज़ें हमें यहाँ पढ़नी है। सो चलिए सबसे पहले ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया पढ़ लेते हैं। तो हम इंडिया की लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं। मैप बहुत बेहतरीन एक ये पिक्चर है जिसमें यहाँ पे देखिए लैंग्वेज वाइज यहाँ पे काफ़ी अच्छे से चीज़ों को मार्क किया गया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन लगता है। सो ये है लैंग्वेज, जो कि जल्दी खत्म होने वाला हमारा एक टॉपिक है, इसे हम फास्ट कवर करके खत्म करने वाले हैं। सो चलिए शुरुआत करते हैं इंडियन लैंग्वेजेस से। इंडियन लैंग्वेज में सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑफिशियल लैंग्वेज यानी ऑफिशियल काम जिसमें होते हैं उसे ऑफिशियल लैंग्वेजेस कह सकते हैं इंडिया के। और आपको पता है आज इंडिया में दो ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक है इंग्लिश और दूसरी है हिंदी। हिंदी और इंग्लिश ये दो ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की बनती है। तो इसकी शुरुआत होती है आर्टिकल से। अब आपका ये जो पोर्शन है ये दो जगह पे कवर होता है, एक तो पॉलिटी का भी है लैंग्वेज वाला और दूसरा आर्ट एंड कल्चर का भी है। तो क्वेश्चन जहां से आए वो कहाँ से है, वो पॉलिटी से भी है, आर्ट एंड कल्चर से भी है, दोनों जगह से, ऐसा समझ लीजिएगा। तो मैं इसको दोनों जगह पे आपका कवर करके दे रहा हूँ, दोनों जगह का इसमें कवर करके दे रहा हूँ। ऑफिशियल लैंग्वेज में आर्टिकल 343 का फर्स्ट जो है क्लॉज वो ये कहता है कि द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ गवर्नमेंट शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है कि इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो हिंदी होगी और देवनागरी स्क्रिप्ट में होगी। देवनागरी स्क्रिप्ट कैसी होती है? सो देवनागरी स्क्रिप्ट होती है, जैसे कि मैं आपको कुछ लिख के दिखाऊं आपको, दिस इज देवनागरी स्क्रिप्ट, है ना। तो देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी होगी, ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। कब तक? अनलेस पार्लियामेंट डिसाइडेड अदरवाइज द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस वाज टू सीज 15 ईयर्स आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट। है ना, देखिए जब 1950 की अगर हम बात करें तो 1950 में हमने ये बोला था कि हिंदी हमारी इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी और इंग्लिश जो है ये भी 15 साल तक होगी। 15 साल के बाद अगर पार्लियामेंट इसे ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस खत्म करना चाहता है तो खत्म भी कर सकता है, बट पार्लियामेंट ने ऐसा नहीं किया, पार्लियामेंट ने इसे कंटिन्यू किया। सो आज हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज दो है एज पर आर्टिकल 343। यहाँ पे हमें दो ऑफिशियल लैंग्वेज देखने मिलती है, यानी इंडिया के ऑफिशियल कामकाज जो है वो हिंदी और इंग्लिश में चलते हैं। अगर आपको ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की कौन सी है ये पता करना है कभी भी, तो यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर देखिएगा, जो दो लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। तो यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसमें हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में हमें क्वेश्चन देखने मिलते हैं। उसके बाद इनिशियली अगर देखा गया तो 8th शेड्यूल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक 8th शेड्यूल है। 8th शेड्यूल जो है, 8th शेड्यूल में कुछ लैंग्वेजेस डाली गई है। आज 8th शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेजेस आर देयर इन 8th शेड्यूल, बट पहले 14 लैंग्वेजेस से डाली थी इनिशियली, जिसमें असमीज थी, हिंदी थी, मलयालम थी, पंजाबी, तेलुगु, बंगाली, कन्नड़ा, मराठी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, कश्मीरी, ओडिया और तमिल हुआ करती थी। इतनी हमारे 8th शेड्यूल में 14 टोटल लैंग्वेजेस पहले हुआ करती थी। बाद में हमने एक अमेंडमेंट किया, 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ ईयर 1967, और सिंधी करके जो लैंग्वेजेस को 15th लैंग्वेज बना दी, शेड्यूल की लैंग्वेज। उसके बाद 3 और लैंग्वेजेस ऐड कर दी गई बाय 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, जिसमें आता है कोंकणी, जिसमें आता है मणिपुरी और नेपाली। फाइनली हमने 92nd अमेंडमेंट एक्ट पास किया 2003 में और 4 और लैंग्वेजेस को स्टेटस दे दिया 8th शेड्यूल में, वो है बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली। एट प्रेजेंट देयर आर 22 लैंग्वेजेस इन टोटल लिस्टेड अंडर 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपका एक और टास्क यहाँ पे ऐड हो चुका है, आपको ये 22 लैंग्वेजेस के नाम याद करने हैं आज ही। एक बार रिपीट कर देता हूँ, असमीज, हिंदी, मलयालम, पंजाबी, तेलुगु, बंगाली, कन्नड़, मराठी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, कश्मीरी, ओडिया, तमिल, ऐसी 14 लैंग्वेजेस। सिंधी जो 1967 में डाली गई, 3 और 1992 में डाली गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और 2003 में और 4 डाली गई, बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली। तो इस तरह से हमारी 22 लैंग्वेजेस आ चुकी है 8th शेड्यूल में। सो 8th शेड्यूल होती है। बट अगर कुछ फैक्ट्स बताओ, सो सबसे पहले याद रखिएगा कि फैक्ट्स में कि इंडिया की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। इसके लिए आपको कोई भी झगड़े नहीं करना है किसी से कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज दो है, मानता हूँ, हिंदी और इंग्लिश, बट देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। और याद रखेगा कि हिंदी लैंग्वेज जो है इट इज़ नॉट ऑफिशियल, इट इज़ नॉट, हम कहेंगे, नेशनल लैंग्वेज। अब कैसा होता है कि यहाँ पे पूरा प्रोटेस्ट चला था। अब कैसा है कि हिंदी ये चलना चाहिए और इंग्लिश जो है इसको रखना है या नहीं रखना है, इसके ऊपर काफ़ी सारी बातें चल रही थी। अब जब इस पे बातें चल रही थी, ये जो आखिरी में यहाँ पॉइंट लिखा है, तो इसमें ऐसा हुआ
कि दिस क्लॉज लेड दिस क्लॉज, ये जो क्लॉज है क्लॉज 1, दिस क्लॉज लेड टू द प्रोटेस्ट अक्रॉस द नेशन बाय नॉन हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटीज। पूरा वो प्रोटेस्ट करने लगे कि ऐसा कैसा ऑफिशियल लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं आप, इंग्लिश को कैसे खत्म कर सकते हैं, इसलिए हिंदी को इंग्लिश को उन्होंने कंटिन्यू किया है। अब देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, हिंदी इज नॉट नेशनल लैंग्वेज, नाइदर द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर एनी एक्ट डिफाइंस द वर्ड नेशनल लैंग्वेज। याद रखिएगा, नेशनल लैंग्वेज किसी भी ना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना किसी एक्ट में लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर स्टेट्स। उनको ये बोला है कि हम नहीं बताएंगे कि कौन से स्टेट की कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज होंगी। स्टेट्स जो है दे आर फ्री टू अडॉप्ट एन ऑफिशियल लैंग्वेज। मैं आपको एक और टास्क दे रहा हूं कि आपको अपने स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज लिखनी है। नेक्स्ट टास्क आपका ये है। अब तक 10 टास्क हो चुके हैं, 8 वो लिखने वाले, 9th आपका 22 शेड्यूल्स याद करने वाला, 10 टास्क है आपके खुद के स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज आपको देखनी है। स्टेट के एग्जाम्स में ये जरूरी है। उसके अलावा द लैंग्वेज टू बी अडॉप्टेड बाय द स्टेट नीड नॉट बी वन ऑफ लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेज दी इसमें से नहीं रही तो भी चलेगा, आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं। काफी सारे स्टेट्स जो है उन्होंने ऐसे लैंग्वेजेस को अडॉप्ट किया अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज करके जो 8th शेड्यूल में है भी नहीं। जैसे त्रिपुरा कोकबोरोक जो है ये एक लैंग्वेज है सीनो टिबेटन फैमिली की। तो सीनो टिबेटन ये अलग बाहर के देश की एक तरह से एक हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज हम जैसी है, जैसे त्रिपुरा कोकबोरोक होते हैं। सो ये यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है त्रिपुरा की कोकबोरोक लैंग्वेज। पुदुचेरी फ्रेंच है ना, पुदुचेरी की जो लैंग्वेज है ये फ्रेंच है और ये भी कोई 8th शेड्यूल में इसका नाम नहीं है। मिजोरम की जो लैंग्वेज है वो मीजो है जो कि 8th शेड्यूल में नहीं दी गई है। उसके साथ आपको ये बता दूं कि आप ये 22 लैंग्वेजेस की लिस्ट देखो, मेन जो लैंग्वेजेस में हम यहाँ पे एक स्लाइड्स लिखी है वो लैंग्वेज यहाँ कहीं भी नहीं दिख रही है, जो लैंग्वेज इंग्लिश है। सो इंग्लिश इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल। 22 लैंग्वेजेस जो 8th शेड्यूल में दिए उसमें से एक इंग्लिश नहीं है। फिर भी कुछ स्टेट्स की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड ये 2 स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। तो ये कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे पता चलती है। अब ये हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, ये हो गया आपके 22 यानी शेड्यूल वाले लैंग्वेजेस के बारे में। अब देखते हैं क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में। क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो कितनी है ये याद रखना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। क्लासिकल लैंग्वेज टोटल 6 है। अब याद रखने का तरीका बता देता हूँ। साउथ इंडिया की पूरी लैंग्वेजेस, अब आप बताइए साउथ इंडिया में अगर मैं पूरी लैंग्वेजेस बोलूँ तो साउथ इंडिया में जस्ट अ मिनट, हाँ, तो साउथ इंडिया में कौन कौन सी 4 लैंग्वेजेस आएगी वो तो आप अच्छे से जानते ही है। तो साउथ की पूरी लैंग्वेजेस क्लासिकल में, साउथ इंडिया ऑल लैंग्वेजेस, जैसे कि हम कह सकते हैं तमिल, जैसे कि हम कह सकते हैं तेलुगु, अगला हम कह सकते हैं कन्नड़ा, नेक्स्ट 4th वाली जो है वो है मलयालम, तमिल तमिलनाडु की, तेलुगु तेलंगाना आंध्र प्रदेश, कन्नड़ा जो है ये कर्नाटक की, मलयालम जो है ये केरला की। ऐसी 4 लैंग्वेजेस प्लस एक ओडिशा की एक ओडिया के अलावा एक संस्कृत। हो गया ओडिया संस्कृत याद रखेगा, और साउथ की 4 हो गया 6 लैंग्वेजेस। इजी है। क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन से, कभी कभी क्वेश्चन पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग आर अमंग द क्लासिकल लैंग्वेजेस, या कभी कभी क्वेश्चन पूछे हैं कि इनमें से कौन से लैंग्वेज को रिसेंटली क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला है। सो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं आराम से, ठीक है। सो ये हो गया आपका क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी है वो लिस्ट। 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया था कि कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स अगर कोई पूरी करते तो उसे क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया का स्टेटस दिया जाएगा। ये स्टेटस मिलने से क्या फायदा होता है ये देखने के पहले हम देख लेते हो क्राइटेरिया क्या था। क्राइटेरिया ये था कि हाई एंटिक्विटी होनी चाहिए, यानी अर्ली टेक्स्ट रिकॉर्ड हिस्ट्री होनी चाहिए ओवर पीरियड। कब से, तो पीरियड ऑफ 1500 से 2000 साल तक के उनके अर्ली टेक्स्ट आपको दिखने चाहिए, इतने पुराने टेक्स्ट उनके होने चाहिए। वो होने के साथ साथ बॉडी ऑफ लिटरेचर टेक्स्ट इज कंसिडर्ड वैल्यूएबल हेरिटेज बाय जनरेशन ऑफ स्पीकर, है ना। तो इसको
प्रोटेक्ट करना चाहिए इस हेरिटेज को। ये वैल्यूएबल एक हेरिटेज दिख रहा है, जनरेशन टू जनरेशन लोग उसको बोल रहे हैं। ये लिटरेरी ट्रेडिशन होना चाहिए भी ओरिजिनल एंड नॉट बोरोड, है ना। तो ये लैंग्वेजेस पूरी ओरिजिनल होनी चाहिए, यहाँ बोरोड नहीं दिखना चाहिए, दूसरे स्पीच कम्युनिटी से बोरो की हुई। ये अपने आप में ओरिजिनल दिखनी चाहिए। क्लासिकल लैंग्वेज और लिटरेचर जो है वो मॉडर्न लैंग्वेजेस से अलग होना चाहिए। बट ये भी कहा जाएगा कि देयर में ऑल्सो भी डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द क्लासिकल लैंग्वेज एंड इट्स लेटर फॉर्म और इट्स ऑफशूट्स, है ना। तो ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि क्लासिकल लैंग्वेजेस भी होगी, उसमें भी मॉडर्न जो पीरियड है इसमें कुछ चेंजेस जरूर आए होंगे, है ना। देयर में ऑल्सो भी अ डिसकंटिन्यूटी बिटवीन क्लासिकल लैंग्वेज एंड इट्स लेटर फॉर्म्स और इट्स ऑफशूट, ये चलेगा, बट ये मॉडर्न वाले से अलग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वही से बनी हुई यहीं से कुछ चीज़ें, तो उसकी ओरिजिनलिटी तो अपनी ओरिजिनलिटी दिखनी ही चाहिए। ये है उसका क्राइटेरिया, और ये क्राइटेरिया को जो फुलफिल कर रहा है 1500 से 2000 पुरानी होनी चाहिए, साल पुरानी, और ये सब जो क्राइटेरिया है वो ओरिजिनल दिखनी चाहिए, बोरोड नहीं होनी चाहिए। क्राइटेरिया टोटल हम कहेंगे कि 6 लैंग्वेजेस ने पूरा किया है। तमिल 2004 में डिक्लेयर कर दी गई, उसके बाद संस्कृत को 2005 में डिक्लेयर कर दिया गया, तेलुगु और कन्नड़ा को 2008 में डिक्लेयर कर दिया क्लासिकल लैंग्वेज, मलयालम को 2013 में और ओडिया को 2014 में। ऐसा अगर देखा गया तो 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस आर देयर, बट गवर्नमेंट को हमेशा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि वो पाली को इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पाली जो है वो पूरे मेंशन क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है। तो आई होप कि गवर्नमेंट पाली को भी आगे जाके इंक्लूड करा दे, क्योंकि आपको ये बता दूं कि पाली जो है ये बहुत पुरानी लैंग्वेज है और हमारी हिस्ट्री इससे जुड़ी हुई है। सो हमने ये चीज़ों को अच्छे से ये करना चाहिए, वर्क कराना चाहिए। सो ये कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे पता चलती है पाली को लेके। पाली हो गया, ये सब हो गया। अब क्या फायदे हैं भाई, अब इतना स्टेटस आपको दे दिया क्लासिकल लैंग्वेज का, कोई फायदा है इसमें? तो यस, बेनिफिट्स तो होंगे ही, तभी लोग बोल रहे हैं कि हमको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दो, हमको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दो। फायदा तो कुछ होगा ही, बेनिफिट्स तो कुछ होंगे ही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, ये बेनिफिट जो है ये किस तरह से क्लासिकल लैंग्वेज के है, सबसे पहले 2 मेजर इंटरनेशनल अवार्ड्स दिए जाएंगे उन स्कॉलर्स को जो लिटरेचर वाले इंडियन क्लासिकल लैंग्वेजेस को, और इनको अवार्ड जो है एनुअली मिलेगा। ये नेशनल अवार्ड्स नहीं है, ये इंटरनेशनल अवार्ड्स है, उन स्कॉलर्स को दिया जाएगा जो क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस वाले हैं। तो आप सोचिए, अगर आपकी लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज है तो उनको ये अवार्ड्स मिल सकते हैं। उसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर स्टडी इन दैट क्लासिकल लैंग्वेज विल बी सेटअप, जहाँ पे वो क्लासिकल लैंग्वेज सिखाई जाएगी, ऐसा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी बनाया जाएगा। ये बनाने के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे यूजीसी कहते हैं, विल बी रिक्वेस्टेड, और उनको रिक्वेस्ट की जाएगी यूजीसी को कि वो स्टार्ट करे एटलीस्ट इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक लैंग्वेज, ये जो लैंग्वेजेस है वो टू स्टार्ट विथ एटलीस्ट इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अ सर्टेन नंबर ऑफ प्रोफेशनल चेयर्स इन क्लासिकल लैंग्वेज फॉर स्कॉलर्स ऑफ एमिनेंस। यानी फॉर एग्जांपल आप तमिल जो है, तमिल लैंग्वेज, इसके बहुत बड़े स्कॉलर हो तो आपके लिए एक जगह खाली रहेगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, आपको प्रोफेसर और ये सब जैसे आपको बड़े कुछ वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो क्लासिकल लैंग्वेज वालों को ये पूरे हम कहेंगे कि बेनिफिट्स मिलते हैं, इसीलिए क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिले, ऐसा हर व्यक्ति चाहता है, ऐसा हर व्यक्ति चाहता है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हो गई हैं। अब ये होने के साथ साथ आपको ये भी बता देता हूँ कि आपके जो मैंने टास्क दिए हैं उससे अलग टास्क और कल मैं आपको देने वाला हूँ, जो कि हम स्क्रिप्ट पे बात करने वाले हैं। कल स्क्रिप्ट पे या बात नहीं करेंगे, स्क्रिप्ट पे वैसे क्वेश्चन आया नहीं अब तक, बट मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि मैं आपको कल स्क्रिप्ट्स के ऊपर कुछ वर्क देने वाला हूँ। आज आपके टास्क ऑलरेडी बहुत सारे हो चुके हैं, इसलिए आज आपको ये टास्क नहीं दे रहा हूँ, बट आज हमारा ये जो दूसरा टॉपिक है लैंग्वेज, ये भी खत्म होता है। लैंग्वेज में आपको इतनी चीज़ें पढ़नी है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कोई चीज़ें नहीं पढ़नी है। अब ये हो गया लैंग्वेज। लैंग्वेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरह से आते हैं कि इनमें से कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है, कौन सी 8th शेड्यूल की लैंग्वेज है, रिसेंटली किसको स्टेटस मिला, न्यूज़ में रहा। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली किसी को स्टेटस मिल गया क्लासिकल लैंग्वेज का, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। या फिर मैं ये कहूँगा कि 8th शेड्यूल में कोई ऐड कर दी तो उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे हम पढ़ते हैं और यहाँ पे हमें ये कुछ चीज़ें समझ में आती है। समझ में आने के साथ साथ अब आपको एक बार बता दूं कि अब तक हमने
कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं आर्ट एंड कल्चर के, और कल हम कौन सा पढ़ने की कोशिश करेंगे ये भी बता देता हूँ। अब तक हमने आर्किटेक्चर वाला जो टॉपिक है इसे कवर कर लिया है। उसके बाद हमने जो कवर किया था वो था पेंटिंग्स, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पेंटिंग्स। तीसरा जो हमने पढ़ा है वो जैसे कि आप जानते हो डांस। फोर्थ जो हमने पढ़ा वो है म्यूजिक। फिफ्थ जो हमने पढ़ा वो है मार्शल आर्ट्स। सिक्स्थ वाला जो आज हमने पढ़ा वो है थिएटर्स। सेवेंथ वाला जो आज हमने पढ़ा वो है लैंग्वेजेस। अभी हमें जो कल पढ़ना है वो है स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी। देखिएगा कल का टॉपिक मैं आपको आज ही बता के रख रहा हूँ, कल हम पढ़ेंगे स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी। और स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी के साथ अगर टाइम बचता है तो हम नए टॉपिक में भी जाएंगे, हम कुछ रिलीजन्स को पढ़ेंगे कल, रिलीजन्स इन इंडिया। ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे कल पढ़नी है। सो ये चीज़ें यहाँ पे हम कल पढ़ेंगे। और फिर हमें कुछ छोटी मोटी ही चीज़ें अभी आपकी बची हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपकी ख़त्म हो गई है वैसे भी। सो आपका काफ़ी सारा जो टेंशन है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। वैसे तो कल ही हो गया था, अभी छोटे छोटे टॉपिक्स है जो जल्दी जल्दी कवर होते हैं। सो ये सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और कल के बारे में आपको बता देता हूँ। सो कल आपका जो लेक्चर है ये होगा या नहीं ये आज आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि कभी कभी संडे को मेरे लोक अदालत होते हैं तो मैं वहाँ पे जाऊंगा या नहीं, यानी कल कोई है या नहीं अवेलेबल इसके ऊपर डिपेंड है। तो जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका, पिछले संडे को तो मैंने क्लास लिया था, बट इस संडे को होगा या नहीं वो मैं आपको फिर भी समझ जाइए कि आज आफ्टरनून तक आपको ये बता दूंगा। अगर नहीं होगा तो आपको फिर आपकी टेस्ट तो रहती ही है संडे को, तो वो आपको टेस्ट आपकी रहेगी और आपके पिछले टेस्ट के रिपोर्ट कार्ड आज आपको मिल जाएंगे। सैटरडे को मैं वैसे रिपोर्ट कार्ड दे देता हूँ, तो आपको आज रिपोर्ट कार्ड्स आपके पिछले टेस्ट के मिल जाएंगे। और कल आपकी एक टेस्ट होगी जो अब तक टॉपिक्स हुए उस पर, और पिछले जो हुआ आर्किटेक्चर पे आपकी हो चुकी थी, तो अभी आपकी जो होगी वो डांस, पेंटिंग्स और इन सब टॉपिक्स पे आपकी टेस्ट होगी। सो इस तरह से हम कल भी मिलेंगे, और किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, या फिर हम कल मिलते हैं फिर से 7 o'clock। सॉरी, पक्का नहीं है कल मिलते हैं, बट हुआ तो कल ही मिलेंगे 7 o'clock फिर से। सो किसी को कोई डाउट? हाँ, मीन्स दोनों का होगा। और स्ट्रक्चर क्या होगा वो भी मैं आपको आफ्टरनून तक भेज दूंगा कि कल के टेस्ट में कितने एमसीक्यू रहेंगे और कितने मेंस के क्वेश्चन रहेंगे। हाँ, यस यस जावेद जी। हाँ, टॉपिक के नाम भी भेज दूंगा आपको, और दोपहर तक तब तक आप पूरे पिछले टॉपिक सब तक रिवाइज करके रखिए। मैं आपको कुछ ही टाइम में टॉपिक्स प्लस स्ट्रक्चर दोनों भेज देता हूँ टेस्ट का, ठीक है। बट पक्का बता देता हूँ पेंटिंग्स और डांस तो होगा ही। यस, आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर? यस जावेद जी। कौन सा? यस, आपकी आवाज नहीं आई जावेद जी क्लियर मुझे। 2 मंथ्स की मैंने बताई थी ना, 2 मंथ्स की स्ट्रेटेजी ना। हाँ हाँ हाँ, 2023 की हम डिस्कस करते हैं, अगर हुआ तो कल कर लेंगे, या फिर अब हम मंडे को कर लेते हैं। मुझे एक बार याद दिला दीजिएगा मंडे को, ठीक है क्लास। हाँ हाँ, पॉलिटी क्या आएगी, आज उसका भी स्ट्रक्चर बना था, तो आज मैं ये पूरे स्ट्रक्चर्स और ये सब बना के आपको वो भी भेज देता हूँ। और 2023 वालों को कल मंडे को मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बता दूंगा। हुआ तो कल क्लास नहीं हुआ तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको बता दूंगा कि ये टाइम पे हम आधे घंटे के लिए मिल लेंगे, जिन जिनको 23 वाली स्ट्रेटेजी हो ना उनकी हम स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, यस, हाँ, ये हाँ, देखिए मेंस 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 का यानी जो जीएस के है वो सबके GS1 GS2। हाँ हाँ हाँ, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है, कहीं कहीं पे कुछ टॉपिक्स है, गवर्नेंस है। हाँ हाँ, रिलेशंस,
यस यस यस, तो प्री के बाद करेंगे ना हम उसको। प्री के अभी सब्जेक्ट्स करा लेते हैं, फिर उसके बाद वो कर लेंगे, ठीक है। यस यस। हाँ 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 हाँ। ओके। हाँ हाँ। नहीं नहीं, अभी मत बैठिए, अभी आप ना अभी प्रिपरेशन कर लीजिए इस साल, और अगले साल आप बैठिए एग्जाम के लिए, है ना। तो अटेम्प्ट्स क्यों ये करना आपने, हाँ अटेम्प्ट्स वेस्ट नहीं करना, पूरा अच्छे से प्रिपेयर होके फिर अगले साल बैठ जाइएगा, ठीक है। क्योंकि अभी आप तो, हाँ क्योंकि अभी आपने ये पैटर्न अलग है ना, पैटर्न सेम होता तो मैं बोल दिया रहता कि बैठिए, बट पैटर्न अलग होने के कारण ना, हाँ इसीलिए इसीलिए अगले साल दीजिएगा 2023 में। तो 23 वालों की स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा, वही आप फॉलो करना फिर, ठीक है। यस यस, थैंक यू थैंक यू। ओके सो मिलते हैं फिर हम कल, वैसे अगर हुआ तो मैं कल कल ही मिलूंगा, नहीं तो फिर हम मंडे को मिलते हैं। वैसे मैं आपको एक बार इन्फॉर्म कर दूंगा। तो फिर अपना तब तक ख्याल रखिए, अच्छे से रिवाइज करके रखिए टॉपिक्स को। हाँ यस यस। हाँ 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 जून के, मुझे आवाज नहीं आई आपकी। हाँ ये तो प्री के पूरे, यानी अब देखते हैं आप कौन कौन से सब्जेक्ट हो जाते हैं। वैसे तो मेरी कोशिश है कि पूरे ही कर दूं। पॉलिटी तो आपका हो ही जाएगा, अभी पॉलिटी शुरू कर देंगे। आर्ट एंड कल्चर हो गया, हिस्ट्री तो आपने यूट्यूब पे ही कवर कर लिया है। फिर आपका बचता है ज्योग्राफी, वो भी हिस्ट्री जो मैंने वहां पढ़ा दिया। हाँ पूरे ही है, पूरे है उसमें, तो उसको कोई अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सो बाकी इकोनॉमिक्स बचता है, इकोनॉमिक्स कर लेंगे, एनवायरमेंट कर लेंगे, हो जाता है आपका। हाँ नहीं देखिए, मॉडर्न का तो है यूट्यूब वाला, जैसे कि मॉडर्न का डाल दिया। एंशियंट का और मिडिवल का मैं और थोड़ा सा बना रहा हूँ, इसको इसलिए टाइम ले रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि उसमें मैं कुछ चीज़ें एडिशनल और नोट्स में ऐड कर रहा हूँ, तो वो कैसा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है लोगों का एंशियंट मिडिवल, इसलिए मैं उसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के साथ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं, बट वो भी आपको मिल जाएंगे। अभी मॉडर्न के तो अवेलेबल है ही, बट एंशियंट और मिडिवल के भी आपको करा दूंगा मैं अवेलेबल, ठीक है। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल इनफ है। मेंस के लिए भी आपको चल जाएंगे वो, ठीक है, यानी मॉडर्न का। हाँ यस। ओके सो ऐसा है। सो मिलते हैं हम फिर कल या परसों, तब तक अपना ख्याल रखिए सभी लोग। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।